गुड इवनिंग बच्चों। पाठक सर उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने बहुत समय पहले काफ़ी समय से मैं बच्चों से एक प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्दी मैं आपके बीच में एक नई सीरीज़ लेकर के आने वाला हूं। उत्तराखंड की जो मेंस स्पेशल सीरीज़ है, क्योंकि उत्तराखंड का मेंस का एग्जाम फिलहाल अभी पोस्टपोन हो चुका है कुछ समय के लिए। तो देखते हैं कि कितना समय आगे हमें इसमें आयोग देगा, जो भी चीज़ें हैं। तो लेकिन तब तक हम एक कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के मेंस के अंदर जो हमारा उत्तराखंड वाला सेगमेंट है, उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में, तो उसके जो 2 पेपर हैं, जो उसका 5th पेपर और 6th पेपर है, तो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो इस पर आपको आज से लगभग रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, रोज एक एक वीडियो आपको मिलेगी। तो लगभग पूरा उत्तराखंड वाले सेगमेंट का मेंस का क्रैश कोर्स मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। कहने का मतलब क्या है कि ऑनलाइन यूट्यूब पे ही आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके बदले में आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल एक छोटा सा सहयोग आप मेरा कर दीजिए। आप चैनल को शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई आपके जेब से इसमें कुछ नहीं जाता है। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे धीरे धीरे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतनी नई नई चीजें आपके बीच में लेके आऊंगा। और मेरी बात का आप विश्वास कीजिए बच्चों, ये इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप पूरे इसके वीडियो सारे देख लिए और आप इसके सारी चीज़ों को समझ लिए बारीकी से, तो एक क्वेश्चन, चाहे वो लोअर पीसेस का मेंस हो, चाहे वो अपर पीसेस का मेंस हो, आपको छूने में फिर डर नहीं लगेगा। आपके अंदर का जो इस विषय को लेकर के डर है, मैं उसको समाप्त करना चाहता हूँ। ठीक है ना। देखो, बेसिकली डर किस वजह से है? डर है कुछ कारणों की वजह से। जैसे एक तो उत्तराखंड के इतिहास कल्चर जो हम पढ़ते हैं, तो इसके बहुत सारे हमको ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं मिलते। तो मैं इसमें जितनी भी बात आपसे करूंगा, तो इसमें मैं सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज आपको कोट करूंगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज जो डर है वो ये है कि खासकर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो उनको कंटेंट नहीं मिल पाता, उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता। जितनी भी किताबें मैक्सिमम लिखी जाती हैं वो हिंदी माध्यम में ही ज्यादातर लिखी गई हैं। तो जितना भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको, तो कोशिश रहेगी कि बाइलिंगुअल करूं। और आगे चल करके ये भी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग से एक अलग सीरीज शुरू कर दूं। लेकिन फिलहाल अभी ये संभव नहीं है, समय की थोड़ी सी अभाव के कारण। तो एक एक करके मैं आपका जितना भी सेगमेंट है, दोनों बाइलिंगुअल वे में इसको लेते हुए चलूंगा। और आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट में आपको एक ही सिलेबस के माध्यम से ही आधा चीज इसमें क्लियर कर दूंगा। आप इस बात का विश्वास कीजिए, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखिए बच्चों, अब इसमें हमारा जो उत्तराखंड का मेंस का सिलेबस है, इसमें जो हमारा 5वां और 6ठा पेपर है, दो जो हमारे सेगमेंट है, जो 5th पेपर मेंस का और 6th पेपर है, ये दोनों आज की डेट में उत्तराखंड डोमिनेटेड है। ठीक है ना। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो कई लोगों को इस बात पर प्रश्न हो सकता था, क्योंकि भाई हमारा जो पहाड़ी पृष्ठभूमि का उत्तराखंड राज्य है, इसको समझने के लिए या यहाँ सर्व करने के लिए, यहाँ पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों की आवश्यकता है जो उत्तराखंड के साहित्य, समाज, संस्कृति, भूगोल, इन सारी चीजों को बड़े बारीकी से समझते हों। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये बात आप मेरी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि जो ये नया सिलेबस में जो ये उत्तराखंड का इन्होंने सारी चीजें डाली हैं, ये इतना वास्ट है, इसमें कोई भी जानकारी आप छोड़ करके एग्जाम में नहीं जा सकते। कहां से वो क्वेश्चन पूछ लेगा, रेंज बहुत ब्रॉड हो गई है इसमें। ठीक है ना। आज तक हमारा थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चल जाता था, लेकिन आने वाले समय पे ये काम नहीं चलने वाला है बच्चों। मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये चीज बता रहा हूं। तो देखिए, जो पहला यूनिट हमारे 5वें जो 5th पेपर हमारा है मेंस के सिलेबस का, जो इसका पहला यूनिट हमारा है बच्चों, तो ये इस उत्तराखंड के यूनिट, इसका नाम लिखा हुआ उत्तराखंड का इतिहास। अब बेसिकली जो इसमें उत्तराखंड का इतिहास लिखा हुआ है, ये एंसेंट से लेके मॉडर्न तक का पूरा वाला पहला यूनिट में ही इसने कवर कर दिया है। ठीक है। तो जैसे पहला टॉपिक में देखूं तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। तो अब प्री हिस्टोरिक एज में ये क्या सवाल हमसे पूछ सकता है? ये प्री हिस्टोरिक एज में हमसे सवाल पूछ सकता है कि भैया उत्तराखंड में प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के कहाँ कहाँ सेटलमेंट थे, कहाँ क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। ठीक है ना। किन किन रिवर बेड्स में थे, किस प्रकार के टूल्स का वो इस्तेमाल करते थे इनिशियल अर्ली स्टेज में, कौन कौन से टूल्स हमको अलग अलग स्थानों पर यहाँ मिले हुए हैं। तो ठीक है ना। तो प्री हिस्टोरिक एज में ये सारी बातें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्री हिस्टोरिक एज का महत्वपूर्ण इसलिए भी ये एज हो जाता है बच्चों, क्योंकि इस काल की हिस्ट्री के लिए हमारे पास रिटन एविडेंसेज कुछ भी नहीं है। वी हैव नो रिटन एविडेंसेज। We are only based on, we are for this for the study of this era, we are completely dependent upon the archaeological evidences, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। अब देखो, यही देखो सिलेबस को कोरिलेट करना है आपको। देखो, प्री हिस्टोरिक एज यहाँ है और आगे ये क्या कह रहा है, उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। अब पुरातात्विक स्थल हैं तो इसके साथ स्रोत भी होंगे कि कहां कहां से ये इनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल रही है। लास्ट टाइम के मेंस में आप क्वेश्चन देखिएगा, सीधे सीधे उसने सवाल पूछा कि भाई जो उत्तराखंड
उत्तराखंड के इतिहास जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए, कि उत्तराखंड के हिस्ट्री जानने के सोर्सेस क्या क्या हैं वो बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन था वो, कई लोग उसमें कंफ्यूज हो गए, तो हमें सिंपली टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन की जो टेंडेंसी है 150 वर्ड, 100 वर्ड, 50 वर्ड, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको भूमिका, बैकग्राउंड बनाएंगे आप, फिर उसकी बॉडी लिखेंगे, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इतना समय ही आपके पास नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चंस देखिएगा, आप पूरे अटेम्प्ट कर लें, ये बड़ी बात है। तो इस चीज को आपको उस तरीके से ही इसको प्रिपेयर करना होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज, और इसके बाद में दूसरा ये कह रहा है कि उत्तराखंड के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं, इनके बारे में आपसे जानकारी मांगी जाएगी। अब जैसे देखिए प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स हैं, तो उत्तराखंड में बहुत सारी जगह पर प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स मिले हैं। जैसे हमारा लखू उड्यार है, गोरखा उड्यार है, किमनी गांव है, मेहरू उड्यार है, फलसीमा है, फड़का नौली है, देर आर मेनी प्लेसेस। ये तो वो हैं कि जो आपने शायद प्रीलिम्स के लेवल पर भी पढ़े होंगे, तो मैं एक सतही ज्ञान इस पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा ये कह रहा है कि आद्य ऐतिहासिक काल। अब लोग कहेंगे सर उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल भी है, जी बिल्कुल है। अब लेकिन हिस्टोरियंस का क्लासिफिकेशन इस सेंस में अलग अलग है। जैसे उत्तराखंड में महापाषाणकालीन संस्कृति के जो साक्ष्य है, यानी कि मेगालिथिक बुरियल्स वाला जो कल्चर है, तो कई हिस्टोरियंस ने इसी को ही प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है। जैसे कप मार्क्स का मिलना है, तो कप मार्क्स के मिलने को भी कई हिस्टोरियंस ने कहाँ रखा है, आद्य ऐतिहासिक काल की दृष्टि में। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि कुछ हिस्टोरियन इनको प्री हिस्टोरिक एज में रख देते हैं, और कुछ हिस्टोरियन इनको कहाँ रख देते हैं बच्चों, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में रख देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो पुरातात्विक स्थल, इसकी मैं आपसे बड़े स्तर पर चर्चा कर चुका हूं। जैसे कालसी से लेकर के सेनापानी, देयर आर मेनी प्लेसेस जहां अलग अलग एविडेंसेस हैं। कुछ कहीं बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिल रहे हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, उनसे संबंधित लेख हैं, भाषाएं हैं, उसी भाषा में वो लिखे गए हैं, कहीं त्रिशूल अभिलेख है। तो देयर आर मैनी सोर्सेज कि भाई जहां से हमको उत्तराखंड के पुरातत्व के संबंध में जानकारी मिलती है। और उत्तराखंड के पुरातत्व के संदर्भ में बच्चों, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, भारतीय पुरातत्व विभाग से संबंधित ब्रिटिश टाइम पर एक अधिकारी थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई उत्तराखंड के प्री हिस्टोरिक प्लेसेस का वर्णन उन्होंने भी अपने अकाउंट्स में किया है। तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब हम मेंस में इसका आंसर लिखें, तो हम उसके रेफरेंस में अगर उसके सपोर्टिव एविडेंस देते जाएं, तो बच्चों हमारा आंसर ऑथेंटिकेट होगा ज्यादा। जितना आप ऑथेंटिक लिखेंगे, उसके पीछे जितनी आप लॉजिक और रैशनैलिटी देंगे, तो वो उतना स्पष्ट होगा। और मेरी बात का विश्वास कीजिए, अच्छा आंसर वो होता है कि जिसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर आंसर के साथ बह जाए। कहने का मतलब ये है कि लुसिडिटी हो उसमें, बढ़िया फ्लो हो, आंसर का फ्लो ना टूटे, और कंटिन्यूअस सेगमेंट वाइज यानी कि विचारों का क्रम नहीं टूटना चाहिए। पढ़ने में और लिखने में दोनों में जो कंटिन्यूटी ऑफ थॉट है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो उसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला ये बात कह रहा है प्राचीन जनजातियां। अब प्राचीन जनजातियां कौन है? उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों में बच्चों 3 प्रमुख जनजातियां हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कौन कौन है ये हैं, एक तो ये है बच्चों कोल, कौन है कोल, और दूसरे ये हैं किरात, और तीसरे ये हैं खस। अब मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये सबसे इनका जो क्रम माना जाता है, तो सबसे पहले जो प्राचीन निवासी हैं ये कोल है, उसके बाद किरात आए हैं, और उसके बाद खस आए हैं। तो इनका आने का क्रम सीक्वेंस में है, इनका ऑर्डर, ठीक है ना। और इन्हीं के पैरेलल एक जाति और निवास करती है, जिसको बाद में ब्रिटिश टाइम पर भोटांतिक कहा गया, लेकिन उत्तराखंड के पारंपरिक समाज में इसके लिए सौका शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। इसीलिए भोटांतिक जनजाति के अंतर्गत भी कई ऐसे लोग, कई ऐसे जो उसमें इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो आज भी भोटिया शब्द का उच्चारण सही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बच्चों भोटिया शब्द का प्रयोग ही सबसे पहले एटकिंसन द्वारा किया गया, उससे पहले ये शब्द होता ही नहीं था। इनकी सांस्कृतिक विविधता के आधार पर हम इनको जानते थे। जैसे दारमा, व्यास और चौदास में हम इनको रंग समाज के नाम से जानते थे। यहाँ जो हमारी जौहार वाली घाटी है, वहां हम इनको सौका के नाम से जानते थे। और इधर हमारा जो नीति वैली है, नीति वैली में हम इनको तुलछा के नाम से जानते हैं। और वहां माणा वैली में हम इनको मारछा के नाम से जानते हैं। और उत्तरकाशी में जाड़गंगा वाली वैली में हम इनको जाड़ नाम से जानते हैं। तो और सबकी भाषा अलग है, कुछ परंपराएं अलग हैं, उनके रिचुअल्स अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं, लेकिन हाँ कॉमन केवल इनमें एक ये है कि एक ही ह्यूमन रेस को बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये एक ह्यूमन रेस को बिलोंग कर रहे हैं, जो कि खासकर मंगोल रेस है, तो मंगोल जीन डोमिनेटेड है इनमें, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इनके कोलों के अपनी सामाजिक परंपराएं थी, किरातों की अपनी सामाजिक परंपराएं थी। जब इनका आपस में इंटरेक्शन हुआ, तो इनके बीच में कल्चरल इंटरचेंज भी हुआ, कोलों और किरातों के बीच में भी हुआ, खसों के बीच में भी। और लगभग जिस समय बुद्ध का काल हम मानते हैं, तो बुद्ध के काल से पहले, यानी कि महाभारत
को अगर आज की डेट में हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर देखें तो महाभारत को मान लिया जाता है कि लगभग 1000 बीसी के आसपास में ये महाभारत का युद्ध हुआ होगा। अभी तक की हिस्टोरिकल मान्यताएं हैं। अब कई लोग ये कहेंगे सर नई फाइंडिंग आ गई है वो, लेकिन अभी तक वो बुक्स में उस फाइंडिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो मैं पुराना वाला सोर्स ही लेके चल रहा हूँ। और वैसे भी उत्तराखंड के इतिहास में हमारा स्ट्रीम जो चलता है मेनली वो ओल्ड व्यू पे ही चलता है, ठीक है ना। तो कोल, किरात और खस, और ये खस बेटा लगभग वहां बुद्ध के काल से लेकर के ये कहें बल्कि बुद्ध के काल से कुछ समय पूर्व से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक, यानी कि जब तक उत्तराखंड में लगभग कत्यूरियों का कंप्लीट डिक्लाइन नहीं हो गया, ये उत्तराखंड का पूरा लैंडस्केप, ये मिडिल हिमालयन रीजन, नॉट ओनली इन उत्तराखंड अल्सो टुवर्ड्स द हिमाचल रीजन, ये लैंडस्केप डोमिनेटेड था बच्चों किसके द्वारा, ये डोमिनेटेड था खसों के द्वारा। और आज भी इस बात का विश्वास कीजिए कि जो हमारा मध्य हिमालयी क्षेत्र है, इसमें निवास करने वाली जो हम अधिकांश जातियां हैं बच्चों, हम सब खसों के ही वंशज हैं, ठीक है ना। अब लोग कहेंगे क्योंकि उत्तराखंड में पारंपरिक समाज में खस शब्द या खसिया शब्द का प्रयोग सामान्यतः राजपूत समाज के लिए किया जाता है या क्षत्रिय समाज के लिए किया जाता है, लेकिन इन खसों के अंदर भी अपना सर्टिफिकेशन था। इनमें बहुत इनके अंदर अपना जो इनका पूरा तंत्र था, जो सामाजिक स्ट्रक्चर था, उसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था अपने अंदर बनाई हुई थी। इनका अपना कस्टमरी लॉ था, इनकी अपनी परंपराएं थी, इनके अपने 30 त्योहार थे, तो सब कुछ बच्चों ये खस से डोमिनेटेड है। और जब मैं आगे आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, खसों का आगमन उत्तराखंड में अलग अलग वेव्स में हुआ है। जैसे सेंट्रल एशिया में इनको कहीं कैसाइट्स कहा गया है, अलग अलग ब्रांचेज में आए हैं। तो ये सेंट्रल एशिया से होते हुए चले यहाँ कश्मीर से हिमाचल, हिमाचल से होते हुए उत्तराखंड, उत्तराखंड से नेपाल, और नेपाल से लेकर के कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इवन नॉर्थ ईस्ट तक के भी रीजन में खसों की संस्कृति का प्रभाव रहा है बच्चों। तो ये एक बहुत हमारे उत्तराखंड की हम ये कह सकते हैं, अब ट्राइब में हम इसको भले ही उसके हिसाब से रख रहे हैं, लेकिन ये बड़ा क्या है बच्चों, एक हमारा महत्वपूर्ण सेगमेंट है पूरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों में खस सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन? खस सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं बच्चों। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इन खसों के बाद अगले हमारे आते हैं कुड़िंद। अब कुड़िंदों के बारे में जो हमारे पास प्रारंभिक जानकारी है, अगर हम देखें तो एक तो अशोक के कालसी अभिलेख में इनके संबंध में कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। फिर इनके संबंध में जानकारी महाभारत में भी लिखी हुई है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो कुड़िंद जाति ने भी हिमालय पर, अगर हम बहुत लंबे समय तक शासन किया इस मध्य हिमालयी क्षेत्र में, और इनकी राजधानी कालकूट सुग्न नगर रही है, कालकूट और सुग्न नगर रही है। और साथ साथ में इनका जो इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बच्चों, वो इनके कॉइन्स हैं, यानी कि कुड़िंदों के सिक्के, कुड़िंद मुद्राओं से ही हम इनका इतिहास जानते हैं। तो मुद्राओं के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। इनका जैसे 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा प्रकार की, अमोघभूति प्रकार की, चत्रेश्वर या अनाम प्रकार जिसको हम कहते हैं। तो 3 प्रकार की मुद्राओं में डिफरेंस पूछ सकता है कि ये 3 टाइप ऑफ कॉइन में बताइए फिर डिफरेंस क्या क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद अगले हैं बच्चों हमारे योधेय। अब योधेयों के इतिहास के संबंध में उत्तराखंड के अंदर जानकारी थोड़ा कम है, लेकिन एविडेंस बहुत सारे हैं। एविडेंस जैसे योधेय डायनेस्टी के सबसे जो इनके आराध्य देवता हैं, ये कार्तिकेय हैं, गॉड कार्तिकेय, यानी कि जिस शिव जी के पुत्र हैं, ठीक है ना। कार्तिकेय इस डायनेस्टी के आराध्य देवता थे, और इसीलिए जो उत्तराखंड में हमारा कार्तिक स्वामी टेम्पल है, रुद्रप्रयाग जनपद में ये पड़ता है, तो ये कार्तिक स्वामी टेम्पल ये माना जाता है कि उस समय से जब योधेयों का शासन यहाँ रहा होगा, तो शायद उसी के ये रिमेनिंग्स हो सकते हैं, उसी का एक सिंबोलिज्म इससे जोड़ा जाता है बच्चों, ठीक है ना। क्यों? कुड़िंद और योधेय लगभग पैरेलल रहे हैं, और आगे चल करके बच्चों ये उन कुड़िंदों का विलय कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भाई ये किस में हो गया, योधेय जनपद में हो गया। और योधेय भी बेटा एक वॉरियर क्लास थी अपने टाइम पर, ठीक है ना। दूसरा, अब इसके बाद जो अगला सेगमेंट आता है बच्चों, ये है कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश, इसको कई जगह कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा गया है। हालांकि जैसे हमारे यशवंत सिंह कठौत जी हैं, वो थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं है कई हिस्टोरियंस के कि भाई क्या कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश एक है। तो उनका मानना यह है कि प्रारंभ में जो शासक रूल कर रहे थे वो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी उसको कहा जाता था, तो वो सब कार्तिकेयपुर रूलर थे। और आगे चल करके जब इनका धीरे धीरे पतन होने लगा, तो जो परिवर्ती लेटर स्टेज में रूलर्स आए, देवर नोन एज कत्यूरीज। तो कत्यूरियों का इतिहास भी बड़ा लंबा इतिहास है, और उत्तराखंड के इतिहास में सबसे भव्य इतिहास है बेटा किसका? कत्यूरी डायनेस्टी का। और कई इतिहासकारों ने कत्यूरियों को खसों की ही एक शाखा से संबंधित माना है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये कत्यूरी राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट आता है बच्चों गढ़वाल का परमार राजवंश। तो गढ़वाल का परमार राजवंश, इसी के पैरेलल उत्तराखंड में चल रहा है कुमाऊं का चंद वंश। तो ये दोनों हम साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। उनकी समाज अर्थव्यवस्था, इनकी समाज अर्थव्यवस्था, तो लगभग ये पैरेलल चल रहे। जब कत्यूरी एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ,
कत्यूरी एम्पायर का विघटन हुआ, तो कत्यूरी एम्पायर के खंडहरों पर दो बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ उत्तराखंड के अंदर। एक कुमाऊं के अंदर जिसको हम चंद्र राजवंश कहते हैं, और गढ़वाल के अंदर जिसको हम परमार राजवंश कहते हैं, परमार या पंवार राजवंश। और आगे चलकर जो परमार राजवंश 1815 में जब उत्तराखंड में अंग्रेजों का आगमन हो गया, उससे पहले गोरखा आक्रमण में तो दोनों रियासतों का लगभग समाप्त हो चुकी थी। ये वहां पवार भी समाप्त हो चुके थे और यहाँ चंदों का शासन भी समाप्त हो चुका था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने टिहरी रियासत को जब 1815 में रिस्टोर किया, तो इनका एक तरीके से हम कहें वंशानुक्रम 1949 तक, जब तक टिहरी रियासत का विलय नहीं हो गया तब तक वो चलता रहा। ठीक है ना। तो इनका प्रशासन, इनके एलिमेंट काफी सारे लगभग सेम है, कुछ कुछ चीजें इनमें डिफरेंस आएगी, जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है ना। अब आगे की बात करें, इसके बाद अगला सेगमेंट है बच्चों उत्तराखंड में, ये आता है ब्रिटिश शासन में। ब्रिटिश शासन के तो देखो, ब्रिटिश शासन में ये कह रहा है प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसके बारे में जानकारी हमको किसी किताब में नहीं मिलती है, और जो किताबें हैं भी तो वहां यहाँ वो रीचेबल नहीं है लोगों के उसमें। जैसे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जो ब्रिटिश टाइम पे, लेकिन वो आज पब्लिश ही नहीं होती है। ठीक है ना। या उनका कोई अकाउंट की रेफरेंस किसी किताब में हमको मिलता नहीं है। तो प्रशासनिक व्यवस्था है, भू व्यवस्था यानी कि इनका लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, इनका फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वन प्रबंधन, इनका इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, इनका एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम के बारे में ये कह रहा है। ठीक है ना। और अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिससे आता है बच्चों, ये है उत्तराखंड में जो पत्रकारिता है उसका विकास। अब इसने ये शब्द थोड़ा सा यहाँ पर स्थानीय लिख दिया है। स्थानीय से यहाँ पर इसका मतलब बच्चों क्या है, हिंदी से है। वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो उत्तराखंड में स्थानीय, जैसे जब मसूरी को उत्तराखंड के इतिहास में पत्रकारिता की जननी कहा जाता है, तो मसूरी से जब द हिल्स का प्रकाशन शुरू हुआ, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे समाचार पत्र निकले, लेकिन उत्तराखंड का पहला हमारा जो उत्तराखंडी समाचार पत्र है, दैट वाज 1868 में जो पब्लिश हुआ बच्चों, समय विनोद। तो हिंदी और उर्दू दोनों में छपता था। और यहां से चल करके आगे शक्ति, वहां कर्मभूमि गढ़वाल में, यहाँ शक्ति, और उससे पहले अगर हम एक बात करें महत्वपूर्ण, अल्मोड़ा अखबार। तो ये इवन शक्ति और कर्मभूमि को तो आगे चल करके यूपी सरकार ने भी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अखबार का दर्जा दिया है। तो वो सारी बातें इस पूरी पत्रकारिता के इतिहास के अंदर आ जाती हैं। और पत्रकारिता का इतिहास बच्चों उत्तराखंड के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसको मैं आपके साथ मॉडर्न में डिस्कस करने वाला हूं, केवल अभी आपको एक जनरल रेफरेंस इसका दे रहा हूं। अब इसके बाद इसने मॉडर्न में डाला है टिहरी रियासत के इतिहास को, और इसमें शासन व्यवस्था, समाज। तो टिहरी रियासत में कुछ कुछ चीजें बदली। मेन इनका जो था वो पवारों से ही, पवार वाली जो शासन प्रणाली थी उसी पर चल रहा था। लेकिन कुछ कुछ व्यवस्था इनको बदलनी भी पड़ी, क्योंकि साम्राज्य उतना मजबूत नहीं रह गया था। साम्राज्य के पास आजीविका के उतने साधन यानी कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू लिमिटेड हो गए थे, क्योंकि जो सबसे फर्टाइल रीजन था दून वाला क्षेत्र या नीचे जो सेरे वाली जमीन थी, वो तो ब्रिटिश अपने पास रख चुके थे। और जो सुदर्शन शाह को जब 1815 में टिहरी रियासत इन्होंने रिस्टोर की, तो उसको तो बियाबान जमीन दी थी। तो टिहरी में, तो मूरक्राफ्ट ने जब टिहरी की यात्रा की, तो मूरक्राफ्ट लिखता है सुदर्शन शाह के बारे में कि बड़ा सिंपल राजा है, और उस समय अर्ली स्टेज में बच्चों अपनी राजधानी भी जो है ये ट्रेंट से चला रहा है पूरा शासन तंत्र अपना। तो बड़ा संघर्ष सुदर्शन शाह ने अपनी रियासत को स्टेब्लिश करने में किया, और उसके बाद वहां पर उसने राज दरबार का निर्माण कराया, पुराना राज दरबार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों आज की डेट में ये पूरी की पूरी टिहरी की सभ्यता, ये हमारी क्या है, ये डूब चुकी है। किसके अंदर? ये डूब चुकी है हमारा टिहरी बांध के अंदर। तो ये बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि टिहरी बांध से जितना हमको हासिल नहीं है, उतनी बड़ी सभ्यता हमने इसके अंदर डुबा करके, तो मैं कई मामलों में तो इस प्रोजेक्ट को फेलियर ही मानता हूं। शायद और लोग मेरी बात से सहमत ना हो। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो टिहरी के अंदर जो कल्चर, जो वहाँ का ट्रेडिशन, जो राजा के समय में जो उन्होंने संरक्षण किया था, ये इस शहर के डूब जाने के साथ में आज हमारे पास अब उस शहर के बारे में जानने के लिए बहुत कोई साधन बचे नहीं हैं। जो थोड़े बहुत रिटर्न एविडेंसेज हैं वो बिखरे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है ना। अब उसके बाद अगला काल आता है बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है क्या? उत्तराखंड में जन आंदोलन। अब जन आंदोलन का मतलब क्या है? जब उत्तराखंड में अंग्रेजों का आगमन हो गया, तो 1857 की क्रांति के बाद 1857 का जो रिवॉल्ट होता है, तो 1857 के रिवॉल्ट का प्रभाव उत्तराखंड के अंदर बड़ा सीमित था। एक दो घटनाएं हुई, जैसे एक हल्द्वानी क्षेत्र की घटना हुई, एक काली कुमाऊं क्षेत्र की घटना हुई। ठीक है ना। गढ़वाल क्षेत्र में कोई इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। तो उसके बाद जब 1857 की क्रांति हो जाने के बाद लगभग 1900 तक का जो काल है, 1857 की क्रांति से 1900 एडी तक का जो काल है, इसको हम एज ऑफ मास अवेकनिंग मानते हैं उत्तराखंड में। यानी कि उत्तराखंड के अंदर जन जागरण का काल इसको हम कहते हैं। जन जागरण का काल से मतलब क्या है कि जो भी लोग जिनका राष्ट्रवादी चिंतन की धारा जिनकी थी, जो ब्रिटिश शिक्षा
जिन्होंने पहले अध्ययन किया और उसके बाद वो ब्रिटिश के पूरे आर्थिक शोषण तंत्र, उनके राजनीतिक शोषण तंत्र, उनके सांस्कृतिक शोषण तंत्र, वो उसको समझ गए, तो उन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया, जिसकी शुरुआत आप देखेंगे तो ये इंडियन हिस्ट्री के भी पैरेलल चलता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उसी के साथ उत्तराखंड के अंदर भी जन जागरण का दौर धीरे धीरे शुरू होता है। कैसे? पत्रकारिता के माध्यम से होता है, विभिन्न क्लब बनते हैं जहां लोगों के साथ इन मामलों में चर्चा की जाती है। डिबेटिंग क्लब है, हुक्का क्लब है, हैप्पी क्लब है, दे आर मेनी क्लब्स जो उस समय बने, अल्मोड़ा के अंदर बने। तो ये वो वाला दौर है बच्चों जिसको हम कहते हैं उत्तराखंड के अंदर जन आंदोलन। तो जन आंदोलन में हमारा सबसे पहला आंदोलन जो महत्वपूर्ण है वो है कुली बेगार आंदोलन, और उत्तराखंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है ये। और मैं ये मानता हूं कि इस कुली बेगार आंदोलन से एक क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे 100 वर्ड्स में पूछे, चाहे वो 150 वर्ड्स में पूछे। क्यों पूछेगा? क्योंकि उत्तराखंड का व्यापक स्तर पर पहला आंदोलन है, और सबसे कमाल की बात यह है सफल आंदोलन है। सफल आंदोलन क्यों मैं इसको कह रहा हूं बच्चों? क्यों कि उत्तराखंड में जनता के तीव्र जन विरोध के कारण लगभग 1903 से यह आंदोलन शुरू हो गया है। और कुली बेगार की भी 3 उत्तराखंड में सिस्टम थे, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायस। तो इसका मंत्र आपको बताऊंगा आगे भविष्य के लेक्चर्स में कि क्या क्या इनमें डिफरेंस था, ठीक है ना। तो 1903 से खत्याड़ी गांव में सबसे पहला ये विरोध शुरू होता है, और ये होते होते बच्चों 1921 में जो बीडी पांडे के नेतृत्व में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जनसभा हुई, तो वहां पर जब लोगों ने बेगार न देने की शपथ ले ली, तो वहां तक ये आंदोलन चलता है। और इसी बीच में इसी के बीच में 1912 में कुमाऊं कांग्रेस का गठन होता है। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। कुमाऊं परिषद के 5-6 अधिवेशन हैं। इन अधिवेशनों में लिए गए विभिन्न विभिन्न निर्णय हैं। अब जैसे शॉर्ट नोट्स में आपको 100 वर्ड्स में ही पूछ सकता है कि कुमाऊं परिषद के विभिन्न अधिवेशनों पर एक लेख लिखिए या चर्चा कीजिए, या कुमाऊं परिषद के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में वो आपसे पूछ सकता है कि क्या इसके अंदर क्या क्या चीज की गई थी। जैसे कोटद्वार अधिवेशन है, ठीक है ना, काशीपुर अधिवेशन है, तो क्या इसके अंदर किया गया, ठीक है ना, वो जो उस समय के लोगों ने कदम उठाए तत्कालीन नेताओं ने, तो वो है। दूसरा हमारा आता है बच्चों डोला पालकी आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि डोला पालकी आंदोलन है बच्चों सामाजिक असमानता के विरुद्ध। 1920 के दशक से लगभग 1924 में हम मानते हैं कि जयानंद भारती एक नाम आता है। तो जयानंद भारती ने गढ़वाल क्षेत्र से इस आंदोलन को शुरू किया। उद्देश्य क्या था? डोला पालकी से आपको समझ में आ रहा है, इसमें एक प्रथा होती थी कि कई क्षेत्रों में वहां पर जो असवर्ण जाति के लोग होते थे, यानी कि जो हमारे समाज की अंत्यज जातियां हैं, जिनको हम छोटी जाति मानते हैं, वैसे होती नहीं है लेकिन हमारे मानने पर तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो वो जिनको हम छोटी जाति मानते हैं, उन जाति के लोगों को जो वहां एरिया उस क्षेत्र में वर और वधु को डोला और पालकी में ले जाने की अनुमति नहीं थी, नहीं ले जा सकते थे। अगर वो ले जाते थे तो उनको मारपीट होती थी, उनके साथ में बारातें रोकी जाती थी। तो ये सारा हिंसा का घटनाक्रम चलता रहता था। और इसका भी बच्चों देखो, जब हम किसी चीज का एक सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करते हैं, जब पीसीएस मेंस का हम एग्जाम दे रहे हैं और सिविल सर्विसेज की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण होता है एक बैलेंस दृष्टिकोण होना। केवल हम एक चीज का बहुत अच्छा पहलू कोट कर रहे हैं और दूसरा पहलू हमको उसका पता नहीं है। तो बच्चों उत्तराखंड में जातिवादी राजनीति कोई नई चीज नहीं है, ये हिस्टोरिकली चली हुई आ रही है। इसके बड़े सामाजिक कारण है, जब मैं आगे मेंस के डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा तो वहां इसकी चर्चा करूंगा। तो मध्यकाल से उत्तराखंड में जातिवादी सिस्टम अपने चरम पर पहुंच चुका था, और उस जातिवादी सिस्टम में ही बच्चों कई अधिकार थे जो वंचित, शोषित और दलितों को नहीं दिए जाते थे। तो उस सामाजिक अधिकारों के विरुद्ध जो लड़ाई जयानंद भारती ने लड़ी, इसको हम डोला पालकी आंदोलन कहते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण आंदोलन है अगर जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा होगा तो उनको जरूर पता होगा कि गांधी ने गढ़वाल क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह वापस लिया था इस आंदोलन की वजह से, इस डोला पालकी आंदोलन की वजह से। क्यों व्यक्तिगत सत्याग्रह इसलिए वापस लिया कि जब वहां बारातें रोकी गई 1936-37 में, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से केस भी जीत करके आ गए, इनके फेवर में जजमेंट हुआ कि भाई डोला पालकी जो है इनको और मिले राइट, लेकिन लोकल लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो गांधी ने कहा भाई मैं गढ़वाल क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह इनको नहीं अलाउ कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा समाज अभी भी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, और जो मेरा सत्याग्रह का सिद्धांत है वो इसके साथ फिट नहीं बैठता, तो मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात उस समय हो गई थी, इसका मैं डिटेल में आगे आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद बच्चों अगला हमारा आता है चिपको आंदोलन। अब ये आजादी के बाद का आंदोलन है, ठीक है ना, क्योंकि इस आंदोलन सब एक सेगमेंट में डाले हैं। तो चिपको आंदोलन गौरा देवी कौन नहीं जानता है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें भी चिपको आंदोलन के संदर्भ में कई लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ लोग गौरा देवी को चिपको आंदोलन का प्रणेता मानते हैं। गौरा देवी वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के जो ओरिजिनल फाउंडर हैं, इसके पीछे 2 लोगों के नाम आते हैं बच्चों, एक चंडी प्रसाद भट्ट और एक सुंदरलाल बहुगुणा। आइडिया इनका था
तो जब 1974 में ये रैणी वाली घटना होती है, उससे पहले 1970-71 में ये चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा मिलकर के इधर रुद्रप्रयाग के कुछ क्षेत्र में, उधर मंडल घाटी में भी इस आंदोलन को शुरू कर चुके थे। और जो चंडी प्रसाद भट्ट हमारे हैं, चमोली से जो बिलोंग करते हैं, गोपेश्वर से भट्ट जी, तो भट्ट जी जो है उनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं वो। तो ये सारा आइडिया भट्ट जी ने गौरा देवी को दिया, क्योंकि गौरा देवी को भट्ट जी दीदी कहते थे, ठीक है ना। तो आज भी भट्ट जी के वृत्तांतों में ये सारी बातें मिलती हैं, क्योंकि मेरे को बचपन से गोपेश्वर रहने का अवसर मिला है, तो वहाँ मैंने भट्ट जी को काफ़ी करीब से, उनका सामाजिक परिवेश को सबको देखा है। तो चिपको आंदोलन में उन लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब मैं तुम्हें इसका एक डायमेंशन और बताऊं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा बच्चों। क्या है, देखिए, जब उत्तराखंड हिमालय में आने वाली बाढ़ों का एक आइसोटॉपिकल अध्ययन किया गया, ठीक है ना, तो जो मतलब उनका एक एनालिसिस किया गया, जियोकेमिकल एनालिसिस उनका किया गया, तो ये पाया गया कि 1959-60 से लेकर के 1970-71 तक, उससे 1960 से पहले जो बाढ़ आई, उनका जब हम सेडिमेंट एनालिसिस किया, तो हमने ये पाया कि वो सेडिमेंट ओरिजिनेट हो रहा था कहां से, ट्रांस हिमालय से। और उसके बाद जब ये 1959 से लेकर के 1970 के बीच में अपर गंगा का जो कैचमेंट एरिया है, जिसमें पिंडर का बेसिन आ जाता है, धौली का बेसिन आ जाता है, उधर भागीरथी का बेसिन आ जाता है, इस पूरे एरिया में बच्चों 6000 हेक्टेयर फॉरेस्ट काटा गया था। कितना? 6000 हेक्टेयर फॉरेस्ट। और जब 6000 हेक्टेयर फॉरेस्ट ये काटा गया बच्चों, तो उसके बाद जो 1960 से 1970 का जो जियोकेमिकल एनालिसिस है, तो इसमें हम ये पा रहे हैं कि क्या सारी की सारा जो सेडिमेंट आया है ये मिडिल हिमालय से आया है। और उससे पहले कहां से आ रहा है बच्चों? ट्रांस हिमालय से। तो लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब चंडी प्रसाद भट्ट इस बात को कह रहे थे कि भाई जो ये वहां आपदा 1970 में जो अलकनंदा में बाढ़ आई, बिरही गंगा वाली जो बाढ़ आई, जिसमें अलकापुरी नीचे सब बह गया था, तो भट्ट जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, भैया ये जो बाढ़ आ रही है ये इस वजह से आ रही है क्योंकि तुमने हमारे यहाँ इतने देवदार के पेड़ काट दिए, ऊपर इतना डिफोरेस्टेशन हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप बच्चों ये चिपको आंदोलन शुरू होता है। तो इसका बड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड है। चिपको आंदोलन में लोग क्या पढ़ते हैं? 3-4 बातें। गौरा देवी ने शुरू किया, साइमंड्स एंड साइमंड्स कंपनी थी, वहां पुरुष बाहर गए हुए थे। भाई ऐसा लिखने से अगर मुझे लगता है तो भाई अगर 10,000 लोग, 5,000 लोग, 4,000 लोग, जितने भी लोग मेन से लिख रहे हैं, तो सबकी कॉपी में ये 4-5 बातें तो कॉमन होंगी। तो कुछ चीज आप सही जब एक तथ्यात्मक लिखेंगे कि जो इंप्रेसिव भी हो और थोड़ा नॉलेजेबल भी हो, तो आपको उसका लाभ डेफिनेटली मिलेगा। अब इसके बाद बच्चों हमारे वहां शराब विरोधी आंदोलन, नशा विरोधी आंदोलन। तो नशा विरोधी आंदोलन में जैसे मैं एक आसान नाम आप सबके लिए ले रहा हूं, और भी बहुत सारे नाम हैं इसमें, जैसे टिंचरी माई। नशा विरोधी आंदोलन में टिंचरी माई का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? उत्तराखंड बच्चों ब्रिटिश टाइम से ही एक ड्राई एरिया था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी ताजुब की बात है कि ब्रिटिश जब यहाँ शासन करते थे, तो उन्होंने हमारी परंपरा, हमारे मूल्य, हमारे देवी देवताओं, इन सब का बहुत प्रॉपर सम्मान किया। लेकिन आज़ाद भारत में जो सरकारें हमारे वहाँ आई, उन लोगों ने उत्तराखंड में नशे को प्रमोट किया। और ये कहते हैं, और इसके पीछे तर्क क्या देते हैं, ये तर्क देते हैं कि भैया हमारा रेवेन्यू का सोर्स है। लेकिन क्या गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स अगर एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर हो, तो क्या ऐसे सोर्स को अलाउ करना चाहिए? तो कैसे एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर है? देखो, हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, वेमनस्य फैलता है, कई चीजें होती हैं, अपराध बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा बढ़ती है। तो ये सब भी तो नशे का एक साइड इफेक्ट है। इस पर तो कोई बात नहीं हो रही। और उसके बाद सरकार को इन चीजों से निपटने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि अगर अर्थशास्त्री इसका सही एस्टिमेशन करें, तो उस पर आने वाला कॉस्ट ये कहीं ज्यादा होगा जो इसमें आपको राजस्व प्राप्त होगा। ठीक है ना? इसीलिए उत्तराखंड को बहुत लंबे समय तक बच्चों ड्राई एरिया रखा गया था। और जब ये ड्राई एरिया के बाद में, यानी कि ड्राई एरिया का मतलब है कि जहां शराब की कंजप्शन और उसकी बिक्री दोनों को प्रोहिबिटेड किया गया था। केवल कुछ रीजन्स में जो आर्मी बाहुल्य क्षेत्र थे, वहां पर कुछ कुछ इसमें एग्जेम्पशन दी गई थी। बाकी लगभग पूरा का पूरा उत्तराखंड हमारा बच्चों क्या था? ड्राई एरिया था। ठीक है ना? तो इसमें बड़ी हत्याएं हुई। जैसे मैं अगर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान तो मैं एक नाम लूं, तो पिथौरागढ़ का एक लड़का था स्टूडेंट यूनियन का, जिसका नाम था निर्मल पंडित। तो निर्मल पंडित ने आत्मदाह तक कर लिया कि भाई पिथौरागढ़ में शराब नशाबंदी हो, ठेके न खुलने की अनुमति दी जाए। पौड़ी में एक लड़का था डोभाल, उसकी हत्या हुई। ठीक है ना? और शराब माफियाओं द्वारा उसकी हत्या की गई। तो बड़ा ये एक आंदोलन है। ठीक है ना? अब इसके बाद बच्चों क्या है? सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार के अंदर विभिन्न आंदोलन है।
जैसे सामाजिक सुधार का मैं एक एग्जांपल आपको दूं, तो जो नायक बालिका रक्षा कानून आया, तो एक समाज सुधार आंदोलन का ही ये परिणति है। क्यों? नायक जाति की उत्पत्ति जो चंदों के समय में हुई, तो उनके बारे में जो सामाजिक मान्यताएं थी, क्योंकि उनको चंदों की अवैध संतान माना जाता था, तो जब डोटी अभियान किया भीष्मचंद के समय में, तो ये माना जाता था कि भाई वहाँ उनके जो सैनिक थे, उनके जो इलिसिट रिलेशनशिप्स हो गए थे वहाँ, तो उससे वो एक नई जाति पैदा हुई। तो ये समा- समाज सुधार का मूवमेंट है। तो इसमें जाति से उत्थान से संबंधित आंदोलन भी आ जाते हैं। जैसे मुंशी हरिप्रसाद टमटा के आंदोलन है, उन्होंने भी दलित चेतना के जागरण के लिए बहुत सारा काम किया है। तो ये सारी बातें इसके अंदर है। अब इसके बाद आता है टिहरी राज्य में रियासत विरोधी आंदोलन। अब टिहरी राज्य में रियासत विरोधी आंदोलन बच्चों, ये बेसिकली क्या है? टिहरी राज्य में रियासत विरोधी आंदोलन, ये जब टिहरी रियासत बनी तो उसके कुछ समय बाद ही शुरू हो गया था। रवाई क्षेत्र में हुआ, रामासिराई क्षेत्र में हुआ, ठीक है ना, अलग अलग समय पर अलग। जैसे लक्ष्मू कठैत जो जिसको जहर दे के मारा गया, तो लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में बासर ढांडक हुआ। ढांडक माने विद्रोह, रिवॉल्ट। तो बासर ढांडक हुआ, तो वहां पर भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। और इसकी प्रणति जो लास्ट में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन इससे निकला बच्चों, ये क्या निकला? ये प्रजामंडल आंदोलन निकला। क्या निकला? प्रजामंडल आंदोलन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आंदोलन भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आता है, जो अभी तक जिस पर कम ध्यान लोगों को जाता है, पृथक राज्य हेतु आंदोलन। यानी कि पृथक राज्य हेतु आंदोलन की मांग बच्चों, ये ब्रिटिश के अधीन जब हम थे उस समय से शुरू होने लगी थी। क्यों? क्योंकि आपने इतिहास में इस बात को पढ़ा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब अलग अलग अधिवेशनों में अलग अलग समय पर इस बात पर स्वीकृति व्यक्त की है कि भाई आने वाले समय पर अगर हमको भाषाई आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ेगा, भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर, तो वो हम करेंगे, क्योंकि आजाद भारत में हम इसके लिए स्वतंत्र होंगे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 1938-39 में जो प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में श्रीनगर का अधिवेशन होता है, तो वहां स्थानीय लोगों ने सबसे पहले इसके संबंध में मांग रखी है। फिर जो हमारे कम्युनिस्ट नेता हैं पीसी जोशी जी, 1952 में, तो आजाद भारत के अंदर पहली मांग रखने वाले ये लीडर थे। बाद में इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का भी गठन किया 1970 में। तो अलग अलग, तो विभिन्न इसके अंदर अलग अलग संस्थाएं बनी। और लास्ट में 1979 में बच्चों इसमें क्या बनी? इसमें यूकेडी बनी। कौन बनी? यूकेडी। और नो डाउट आज अब उत्तराखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ हो, क्या यहाँ सिस्टम चल रहा है, वो उस पर मेरा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, नो डाउट मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि यूकेडी वॉज द ओनली वन हु फॉट फॉर द उत्तराखंड स्टेट। ठीक है ना? एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ये बैक हो गया है। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है ये। मैं भी ये नया नया लिया है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इसमें। आप देखने में यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा आ गया। ठीक है ना? तो पृथक राज्य हेतु आंदोलन, तो बच्चों इसमें यूकेडी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये
क्योंकि आयोग सवाल ही इस पर नहीं पूछता है, पता नहीं क्या आयोग की समस्या है, उसको पूछना चाहिए। क्योंकि भाई हमारे उत्तराखंड में नौकरी करने वाले जो भी हमारे अधिकारी जन हैं या हमारे कर्मचारी जन हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है, उत्तराखंड की जन भावना इससे जुड़ी हुई है। और ये एक ऐसा आंदोलन था बच्चों जिसमें बाद में तो राजनीतिक मतभेद भी खत्म हो गए। यानी कि जो पार्टी जिनका स्टैंड नहीं था कि राज्य बनने के लेकर के, लेकिन अंदर खाने उनके नेता भी ये चाहते थे यार पृथक राज्य बने, उन्होंने समर्थन दिया। ये एक्सप्रेसली हिस्ट्री में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं। जैसे नारायण दत्त तिवारी जी हैं, भले ही एक समय पर उन्होंने विरोध किया उत्तराखंड का, उत्तराखंड को अलग से सेपरेट स्टेट बनाने का, लेकिन बाद में जब मुजफ्फरनगर कांड की घटना होती है तो बिल्कुल खुल करके समर्थन दिया उन्होंने इस राज्य आंदोलन को, ठीक है ना। तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यूकेडी की भूमिका इसमें, अलग अलग राजनीतिक दलों की भूमिका, अलग अलग दबाव समूहों की भूमिका, अलग अलग सिविल सोसाइटीज की भूमिका, तो सब ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसको भी मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। और कारण क्या क्या थे भाई, क्यों हम सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। कई लोगों को आज लगता है यार हम, अब आज तो ये इतिहास ही नहीं लोगों को पता है, तो भाई वो कैसे बता सकते हैं। लेकिन ये बात समझने वाली बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि उत्तराखंड के इतिहास में उत्तराखंड का राज्य आंदोलन भी उसका एक बिल्कुल अनछुआ पहलू है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, अविभाज्य पहलू है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम ये सारे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद ये कहता है बच्चों उत्तराखंड की समाज और संस्कृति। अब ये यहाँ से जो सेगमेंट शुरू हो रहा है ना बच्चों, ये वाला, इसको पढ़ने के लिए व्यक्ति को उत्तराखंड की आत्मा को अगर आप नहीं जानते हो तो आप इसको ना पढ़ा सकते हो, ना आप पढ़ सकते हो, ना आप इसको लिख पाओगे। मैं आपको ये डेफिनेटली प्रॉमिस के साथ में कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो उत्तराखंड की पूरी संस्कृति है ये दो बातों के इर्द गिर्द घूमती है। उत्तराखंड का मूल जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित है। तो उत्तराखंड की पूरी संस्कृति, उसके सारे तीज त्योहार, उसकी सारी परंपराएं, उसके कोई भी तत्व, कल्चर के कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसमें कृषि और पशुपालन वाले समाज की झलक न मिलती हो। आप कोई कुछ भी उठा करके देख लीजिए। तो इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इसको मैं अलग तरीके से कैसे पढ़ाऊंगा, मैं उत्तराखंड के समाज का पूरा ओवरव्यू आपको पढ़ाऊंगा जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई जैसे नगरीकरण और औद्योगिकरण, तो नगरीकरण औद्योगिकरण आधुनिक काल का भी, और प्राचीन समय में लोग कैसे सेटलमेंट बना रहे थे। अब जैसे देखो, मध्यकाल में बाहर से कई जातियां माइग्रेट होकर के उत्तराखंड आई बच्चों, और उसके अलग अलग कारण थे। वहाँ धार्मिक कलह उपस्थित हुआ, या कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटी की खोज में आए, कई लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर आए जिस समय, तो वो यहीं निवास करने लगे, यहीं बस गए। तो ये सारी चीजें होती थी, बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। लेकिन इसके आने के साथ साथ में एक चीज और घटित हुई बच्चों। वो क्या हुआ कि उत्तराखंड के समाज का जो पहले का समाज था उसका सोशल स्ट्रक्चर भी बदला। उसके अंदर कास्ट नए तरीके से डिफाइन हुई, उसके अंदर सामाजिक वर्ण व्यवस्था नए तरीके से डिफाइन हुई। तो कई नए एलिमेंट इस समय में आते हैं। और एक बात बताओ, तो कई लोग कहते हैं कि भाई बाहर से लोग आए हुए, तो जो बाहर से लोग आए बच्चों, इन्होंने कोई एग्रीकल्चर नहीं कराया, और करा तो बहुत लिमिटेड स्फेयर में करा। क्यों? क्योंकि देखो, पहाड़, उत्तराखंड एक मध्य हिमालयी क्षेत्र, अधिकांश इसका क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। और इस पहाड़ी क्षेत्र में वही व्यक्ति कृषि कर सकता था जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है, जिसको वो ज्ञान है कि वो सीढ़ीदार खेतों का निर्माण कैसे करेगा। अगर किसी व्यक्ति को आज भी ये लगता है कि राजस्थान से आए हुए व्यक्ति ने पहाड़ में आकर के सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करा और फिर कृषि करी, तो भैया उसके ज्ञान को उसकी समझ है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। उत्तराखंड में जितने भी ये खेत, कृषि योग्य भूमि सब बनी है, ये खसों के द्वारा बनाई गई है, और खसों ने ही इसको कृषि योग्य बनाया है, भले ही बाद में उसके ऊपर किसी ने अधिकार कैसे कर लिया हो। तो वो सब, और खस जो थे वो कृषि और पशुपालक कम्युनिटी थी पूर्ण रूप से। तो ये पूरा लाइफ स्टाइल उसी से डोमिनेटेड है। तो इसमें क्या कह रहा है, परिवार प्रथा, विवाह, नातेदारी, जाति व्यवस्था, मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ी जातियां, ग्रामीण शक्ति संरचना, नगरीकरण और औद्योगिकरण, प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य, तो इसमें भी कृषि और पशुपालन जुड़ा हुआ है इससे। अब हिल यात्रा उत्सव क्या है, हिल यात्रा उत्सव में कृषि से संबंधित तो परंपरा है, ठीक है ना। क्या है आपके त्योहार, हरेला, कृषि और पशुपालन है उसमें। मंदिर में आप, लोग कहते हैं भाई, जैसे पहाड़ों में कई जगह बलि प्रथा पाई जाती, क्यों? क्योंकि भाई कृषि और पशुपालक है लोग, तो बलि किस चीज की दी जाती है, भगवान को हम वो सब कुछ अर्पित करते हैं जो हमारे पास है। तो हमारे पास बकरा भी है, तो हम बकरा भी अर्पित कर रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, उन्होंने इस तरह से काम किया है। और मैं इवन आपको एक बात बताऊं, अगर आप ढंग से उत्तराखंड के इतिहास को स्टडी करेंगे, तो जब शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ, जब उन्होंने उत्तराखंड का सोशल स्ट्रक्चर देखा, तो उन्होंने उत्तराखंड की कई जातियों को एग्जेम्प्ट किया इससे, कि भाई यहाँ जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यहाँ पर हम बिल्कुल वैदिक धर्म को 100% इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो छूट दी गई।
यहाँ के लोगों को स्पेशली कुछ छूट दी गई खान पान परंपराओं में, तो ये बात मैं चर्चा आपसे आगे करूंगा इस पर डिटेल पे। अब लोक गायक रंगकर्मी, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। लोक वाद्य यंत्र, अब लोक वाद्य यंत्र देखो कृषि से संबंधित है। ढोल बनाओगे, ढोल का जिसको बजाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, पहाड़ी भाषा में पूड़ हम उसको कहते हैं। अब एक उसमें भी एक मेल एक फीमेल होता है। अब ढोल सागर पूरी विद्या है, तो भाई बिना एग्रीकल्चर यानी कि पशु के तो वो ढोल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। हुड़का, तो उसमें जागर गाथाएं, और जागर गाथाओं के कथा कथानक देख लीजिए, उसमें भी कृषि और पशुपालन की झलक आपको मिलेगी। तो ये सब का सब आपको इसमें मिलेगा। चित्रकला, हमारा पहनावा, खान पान, बोलियां, शिल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। अब शिल्प आप पूरा का पूरा देखिए, शिल्प भी हमारा पूरा कृषि और पशुपालन के इर्द गिर्द है। काष्ठ शिल्प, भाई काष्ठ शिल्प में हम क्या बना रहे हैं, ठेकी बना रहे हैं, नैया बना रहे हैं, रौली बना रहे हैं, ठीक है ना, भकार बना रहे हैं। तो सब किससे संबंधित है, कुछ दूध दही जमाने के काम आ रहा है, कुछ अनाज संग्रहण के काम आ रहा है, हल बन रहा है, जुआ बन रहा है, तो सब सानड़ की लकड़ी का बनता था। तो ये सब के सब और इसी से संबंधित हमारे पास शिल्पकार भी थे, जो जिनकी आजीविका इसी बात से चलती थी कि वो क्या, वो ये क्राफ्ट का काम करके ही अपनी आजीविका चलाते थे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो ये हमको सारा समझने वाली बात है कि कृषि और पशुपालन को केंद्र में रख करके ही उत्तराखंड की संस्कृति का अध्ययन हो सकता है। और कृषि और पशुपालन आप केंद्र में नहीं रखेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति, उसकी आत्मा, उसके समाज को आप समझ ही नहीं सकते। ये मैं आपसे 100% कह सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थल, मंदिर, मेले और त्योहार। अब आप मेले और त्योहार देखो, मेले और त्योहार में भी अधिक हमारे जो है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कैसे भाई, इगास, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, दीपावली के अवसर पर गाय की पूजा करना, उसको मीठा भोजन कराना, तो कई ऐसी परंपराएं हैं। गोवर्धन, तो सब में कृषि और पशुपालन तो है। अब ये बात उत्तराखंड के संदर्भ में थोड़ी लागू हो रही है, भारत के संदर्भ में, क्योंकि सबका समाज ही कृषि प्रधान है। तो परंपराएं, व्यवस्था, सामाजिक जीवन सब कृषि से डोमिनेटेड है। मेले और त्योहार, अब जैसे त्योहारों का भी अपना आर्थिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व है। जैसे अगर हम मेलों की बात करें, तो उत्तरायणी मेला है बागेश्वर का। तो उत्तरायणी मेले में क्या होता था भाई, जो भूटांतिक ट्रेडर्स थे वो अपने द्वारा बनाई गई वस्तुएं वहां लाते थे, उनको बेचते थे, स्थानीय लोग उसको खरीदते थे। और इवन जो ये शिल्पकार, विभिन्न जो शिल्प, जैसे काष्ठ शिल्प से निर्मित वस्तुएं हैं, या रिंगाल शिल्प से निर्मित वस्तुएं हैं, या रेशा शिल्प से निर्मित वस्तुएं हैं, ये सब वहां लेके जाते हैं, वहां बिकता है, वहाँ स्थानीय लोग खरीदते हैं। क्योंकि सब भाई, कोई मेले में जाके ठेकी खरीदेगा, कोई हल का लकड़ी खरीदेगा, कोई जुआ खरीदेगा, तो सब चीज खरीदते थे लोग। कोई डोका खरीदेगा, कोई डलिया खरीदेगा, ठीक है ना, कोई हुड़का खरीदेगा, कोई ढोल खरीदेगा, कोई दमाऊ खरीदेगा, तो सब कुछ बन के आता था। तो इसीलिए बच्चों, ब्रिटिश टाइम, इसलिए आप देखो उत्तराखंड के जितने भी रिचुअल्स हैं, अधिकांश परंपराएं, ब्रिटिश ने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा है। क्यों? क्योंकि वो संस्कृति और समाज से ऐसे रचे बसे हुए थे, उनको ये मालूम था कि अगर हम इसको कहीं छेड़ने का प्रयास करेंगे तो इससे पूरा सामाजिक ताना बाना डिस्टर्ब हो जाएगा। आप इसलिए देखिए, उत्तराखंड जैसे रेमजे साहब थे, तो कल्चर को सेलिब्रेट किया उन्होंने, कुमाऊनी भाषा तक जानते थे उनके बारे में, तो ये तक लोगों का कहना है, ठीक है ना। अब बाकी चीजें तो देखिए, अब ये बुराई तो हम कर सकते हैं, अंग्रेज थे, ये थे, लेकिन अगर कोई काम किसी ने अच्छा किया है बच्चों, तो बीइंग ए हिस्टोरियन, बाइस एंड हिस्ट्री हम हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो भाई क्या है फिर हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने का मतलब? अगर एक को ही सारा तमगा दे दोगे तो फिर बायस है आपका हिस्ट्री में, तो बायस तो हो ही नहीं सकता हिस्ट्री के अंदर, तो बायस नहीं करेंगे आप। तो जिसने जो अच्छा योगदान, अब जैसे रेमजे ने देखो, सोमेश्वर एक बार गांव के दौरे पर गया रेमजे, तो रेमजे ने वहां क्या किया, कुली बर्दायस नहीं मिला उसको, तो 500 रुपए गांव वालों पर जुर्माना लगा दिया। तो ये हम उसकी बुराई भी कहेंगे, वह गलत किया, जबकि उसको इतना उदार माना जाता है। तो अलग अलग पृष्ठभूमियां इस रूप में होती है। तो मेले और त्योहार भी बच्चों ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के राज्य में राजनीतिक एवं स्थानिक सुशासन एवं लोक नीति। अब ये तो क्या है बच्चों, उत्तराखंड के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसकी हम बात करेंगे। अब देखो, उत्तराखंड के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम, अब इसमें एक बात, हमको यहाँ कोई वो पॉलिटिकल सिस्टम इससे नहीं पूछने वाला है कि बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है। दलीय राजनीति, उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था से मतलब होता है उसके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन के तरीके कैसे कैसे हैं, क्या क्या सोशल रिप्रेजेंटेशन है, कैसा कैसा वर्गों का कितना कितना प्रतिनिधित्व है, तो इस एंगल पर जाकर के उस चीजों को सोचना। फिर है दलीय व्यवस्था, ठीक है ना, पार्टी सिस्टम क्या क्या है, क्षेत्रीय दल एवं दबाव समूह। तो क्षेत्रीय दल दबाव समूह का काम भी करते हैं अपने आप में। क्यों? क्योंकि बच्चों, दबाव समूह का मतलब होता है कि लोक हित में नीति निर्माण करने के लिए जो सरकार पर दबाव बनाए, दैट इज कॉल्ड दबाव समूह, यानी कि प्रेशर ग्रुप, सिंपल, ठीक है ना। तो ये क्या, कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई सिविल सोसाइटी हो सकती है, तो देयर आर मेनी प्रेशर ग्रुप्स।
राज्य सरकार की संरचना, मंत्रिमंडल, उसके विभाग, ये तो पॉलिटी में ही आप पढ़ लेते, थोड़ा इसका यहाँ भी देख लेंगे। तो अभिकरण, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर प्रशासन, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, राज्य सतर्कता यानी कि विजिलेंस कमीशन, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, अन्य आयोग, उत्तराखंड में लोक नीति, सुशासन, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, मनरेगा। अब ये मनरेगा रहा नहीं, देखो, तो ये फिर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब ये जो जी राम जी नया स्कीम हो गई है, ये सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास। तो इसमें से क्या, अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अभी लोगों को यही नहीं पता यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए भी क्या है, अभी देखो इवॉल्व हो रही हैं थिंग्स। तो कई, मैं अभी बीच में कहीं एक चीज सुन रहा था, तो वो कहते हैं क्या ही पूछेगा इसमें, आयोग के पास ही क्वेश्चन नहीं है बनाने को। भाई बहुत चीज है बनाने को, क्यों नहीं है बनाने को? आप ऐसा एटीट्यूड लेकर के कैसे चल सकते हैं? देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि भाई जिससे सवाल बन सकते हैं। अब उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट है, कौन जानता है उसके बारे में? लोगों को पता भी नहीं होगा कब आया पंचायती राज एक्ट। तो क्या उसके अंदर प्रावधान करा गया है, कैसी कैसी व्यवस्था उसके अंदर रखी गई है, ठीक है ना। अब सिटीजन चार्टर है, बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। किसी सिटीजन चार्टर मतलब कि नागरिकों के क्या अधिकार है, कोई भी कार्य वो सरकार से प्रशासनिक कार्य करा रहे हैं तो उनको कुछ अधिकार उसमें दे रही ना सरकार, तो वो सिटीजन चार्टर में है। तो लोकायुक्त बिल उत्तराखंड में पास हुआ था, भले ही बाद में फिर ये इसकी नियुक्ति युक्ति ऐसा ही गड़बड़ घोटाला हो गया सबका सब, लेकिन खंडूरी जी के समय में बड़ा एक मजबूत लोकायुक्त लोकपाल बिल वो लेकर के आए थे, ठीक है ना। इसके बाद राइट टू सर्विस, सेवा का अधिकार, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन, कहने को छोटा टॉपिक है, कितनी चीजें हैं वुमेन एम्पावरमेंट में। वुमेन एम्पावरमेंट कैन बी डन बाय द मेनी वेज, कई तरीके से हो सकता है। सरकार की नीतियां हो सकती हैं, बजटरी मैनेजमेंट हो सकता है उसके लिए, ठीक है ना। अलग अलग उसके लिए योजनाएं हो सकती हैं। तो महिला सशक्तिकरण। और अगला ये कह रहा है बच्चों, क्या, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में समसामयिक घटनाएं। अब एक लाइन पर मत जाना, समसामयिक तो बहुत कुछ है, पिछले 1-1.5 साल में क्या क्या हुआ सब कुछ पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज अब देखो, क्योंकि अगर सब डिटेल इसके अंदर भी सब चीज की जा सकती है, लेकिन अगर इतना डिटेलिंग करूंगा बच्चों तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है ना। आगे तो मैंने इस पर सब पर धीरे धीरे चर्चा करनी है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो ये है बच्चों। अब इसके बाद अगला जो दूसरा सेगमेंट आता है बच्चों, ये कहाँ जाता है, ये छठा पेपर। अब ये भी उत्तराखंड राज्य की जानकारी पर है। अब इसमें भी ये भी 200 मार्क्स का है। अब इसमें पहला टॉपिक है, जैसे पहले वाले में इतिहास था, तो यहाँ भूगोल है। अब भूगोल क्या, स्थिति, विस्तार एवं सामरिक महत्व, लोकेशन, एक्सटेंट एंड स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस। लोकेशन के हिसाब से क्या है उत्तराखंड, कहाँ पर है, कैसी इसकी वेजिटेशन सिस्टम क्या है। अगर आप पूरा हिमालयन का पैटर्न नोटिस करेंगे तो ईस्टर्न हिमालय से वेस्टर्न हिमालय जैसे आप चलते जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी, वेजिटेशन, ये सब थिन होता चला जाता है, कम होती चले जाती है। लेकिन देखो हम ब्लेस्ड हैं उत्तराखंड वाले, हम ऐसी जगह पे हैं, सेंट्रल हिमालय से वेस्ट की तरफ हमारी पोजीशन है। तो हम क्या बच्चों, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी भी है, हमारे पास नेलंग और ये जैसे ट्रांस हिमालयन रीजन भी हैं, हमारे पास ग्रेट हिमालयन रीजन भी है, नंदा देवी जैसी पीक्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन इंडिया, इन द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है ना। और उसके बाद मध्य हिमालयी क्षेत्र है हमारा, दूधातोली से लेकर नाग टिब्बा, कौसानी रेंज, कुमायूं रेंज, सारे के सारे इसी क्षेत्र में। तो ये पूरा का, और दूसरा जो हमारा बॉर्डरिंग एरिया होने के कारण, क्योंकि बच्चों 3 जिले जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। तो बॉर्डरिंग स्टेट्स होने की वजह से यहाँ पर जो हमने सड़क परियोजनाएं चलाई हैं, ठीक है ना, जैसे बीआरओ के द्वारा यहाँ पर सारी के सीमांत क्षेत्रों का जो सड़कों का विकास किया जा रहा है, इसीलिए आज हम कहाँ, लिपू लेक तक इसमें सड़क पहुंचा चुके हैं। तो इसी में जो है हमारा लिपू लेक डिस्प्यूट भी आ जाता है कि भाई अब भारत अगर नेपाल लिपू लेक को अपना मानता है, तो ये भी इसकी विवाद की जड़ भी ब्रिटिश काल में है। क्योंकि बच्चों अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में ये पॉलिटिकल बाउंड्री कभी डिमार्केट थी नहीं। जब हम सिरा और डोटी वाला शासन पढ़ते हैं तो इसीलिए वहां पर एक कहावत आती है नेपाली में, एक गाना वो लोग गाते हैं, एक थाली में खानिया हो, कोई डोटी कोई कुम्मो। यानी कि एक ही थाली में हमारा खाना पीना है, बस अंतर कितना है, कुछ हम डोटी में रह रहे हैं तो कुछ यहाँ कुमाऊं में रह रहे हैं। तो सांस्कृतिक तारतम्यता, उनसे कई तीज त्योहार हमने लिए हैं, हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा पर कई चीजों पर उनका प्रभाव है। तो और वो खस प्रभाव है बेसिकली, ठीक है ना। संरचना एवं उच्चावच, रिलीफ स्ट्रक्चर, जलवायु, क्लाइमेट। अब देखो बच्चों उत्तराखंड के अंदर एक चीज है, उत्तराखंड के अंदर जब तक हम हिमालय की जियोलॉजी को नहीं समझेंगे, यहाँ हिमालय की जियोलॉजी ही ये डिसाइड करती है कि हिमालय की ज्योग्राफी कैसी होगी उत्तराखंड के अंदर।
तो जो ये संरचना और उच्चावच है, स्ट्रक्चर, भाई लोग सुन रहे सिरों बगड़, अरे कई साल से स्लाइड हो रहा है, तोता घाटी कई साल से स्लाइड हो रहा है, कई ऐसे और रीजन है जो स्लाइड हो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसका, आप जब तक उसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको नहीं पता कर सकते, तो आप उसमें कुछ बताने की स्थिति में हो नहीं। ठीक है ना? तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमको बताना बड़ा महत्वपूर्ण है कि कहाँ कहाँ पर कैसी रॉक्स हैं, फॉर्म ऑफ रॉक्स का है, कहाँ कहाँ से फॉल्ट गुजर रहे हैं। जैसे भाई एमसीटी है हमारी, तो एमसीटी हमारा वहाँ उत्तरकाशी में भटवाड़ी से लेकर के इधर भिलंगना घाटी, मंदाकिनी घाटी होते हुए हेलंग, चमोली में हेलंग से इधर निकलते हुए यहाँ तवा घाट, तो इस रीजन में पूरा का पूरा ये पूरा एमसीटी गुजरती है। अब इसके ऊपर क्या होगा? टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। तो यही क्या, बिरही गंगा में पहाड़ का टूटना हुआ, तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी बड़ा स्लाइड हो गया, तो उतनी बड़ी लेक बन गई। ठीक है ना? तो जिसके कारण फिर बड़ी डिजास्टर आई 1893 में, तो पूरा का पूरा लेक बन गया था वो। और सबसे कमाल की बात क्या थी बच्चों? देखो, अब उस 1893 में बनी हुई लेक के लिए ब्रिटिश ने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया उस समय पर, ऋषिकेश से वहां तक कि भाई प्रत्येक पॉइंट पर मॉनिटरिंग की जाए, जब ये कभी टूटे तो भाई इससे जो ओवरफ्लो होगा, तो इससे ये हमारे जैसे श्रीनगर जैसे जो क्षेत्र हैं, गौचर जैसे क्षेत्र हैं, ये बहने जाए, उसके लिए पूरा मॉनिटरिंग की व्यवस्था उन्होंने उस समय बनाई। तो ऐसा नहीं, कमाल की कुछ कुछ टेक्नोलॉजी तो उन्होंने काम किए हैं। आज भी हमारे पास देख लो, हम धराली हो गया, ठीक है ना, थराली आपदा हो रही है, धराली हो रही है, हमारे पास ग्रेटर हिमालयन रीजन में कितनी जगह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है? कहीं नहीं है। और है होगा भी तो आई डोंट नो, अखबार वगैरह में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो जहां हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा रखा होगा कि यार एक ग्लेशियर लेक अगर आउटबर्स्ट हो जाएगी, कितने टाइम में इसका पानी नीचे पहुंचेगा, कितनी देर में हम लोगों को इवैक्यूएट करा लेंगे। भैया केवल अगर टूरिज्म ही आप डेवलपमेंट करेंगे और आपके पास उसके लिए नीति नहीं होगी, और एक टूरिज्म में कोई केदारनाथ जैसी भगवान न करे कभी दूसरी घटना हो जाए जहाँ की 8-10 हजार लोग मर जाएं, तो उसको रिस्टोर करना आपके लिए, फिर दोबारा से उस पर ट्रस्ट बहाल करना, ये बड़ा टफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। तो अपवाह तंत्र, फ्लोइंग सिस्टम, तो 3 अपवाह तंत्र मुख्य रूप से यहाँ पर हैं। गंगा नदी तंत्र जिसको हम पढ़ते हैं, यमुना नदी तंत्र हम पढ़ते हैं, काली नदी तंत्र हम पढ़ते हैं, तो अपवाह तंत्र के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब डिवीजन ऑफ हिमालय, अपवाह तंत्र, भाई जैसे भागीरथी, यमुना के बेसिन को भागीरथी के बेसिन से क्या अलग कर रहा है, कौन सी रीज है? भागीरथी के बेसिन को अलकनंदा के बेसिन से कौन सी रीज अलग कर रही है? अलकनंदा के बेसिन को धौली गंगा के बेसिन से क्या चीज अलग कर रही है? तो क्या, जब हम गढ़वाल का उत्तराखंड के अंदर अध्ययन करते हैं बच्चों, तो मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, इसको हम अलग अलग सेगमेंट में पढ़ते हैं। कैसे? जैसे पहला हम पढ़ते हैं, जैसे गढ़वाल हिमालय को हम 3 भागों में बांट देते हैं, वेस्टर्न गढ़वाल हिमालय, सेंट्रल गढ़वाल हिमालय और ईस्टर्न गढ़वाल हिमालय, और देन कुमाऊं हिमालय। तो 4 सेगमेंट में हमारा ये हिमालय जाता है। ठीक है ना? एक तो वो तो है ही ग्रेट हिमालय, वो एक क्लासिफिकेशन अलग है, लेकिन ये किसके आधार पर? जहां जहां पर इनके जो वाटर डिवाइड हैं, जहां जहां से उनकी रिच डिवाइड हो गई है, तो उसके आधार पर भी हमने इसको जैसे डिवाइड किया है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, तो हमारी जैसे चौखंबा रेंज है, तो चौखंबा रेंज इज टेक्निकली वाटर डिवाइडर बिटवीन अलकनंदा बेसिन, यानी कि जो अलकनंदा का ओरिजिन वाला पॉइंट है, एंड भागीरथी बेसिन। उसके इधर का पानी इधर अलकनंदा में चलता है पूरा का पूरा, और उसके वेस्ट का पानी भागीरथी में चलता है पूरा का पूरा, और रेंज रीज है वो। तो चौखंबा ग्रुप ऑफ पीक्स उसको अलग करते हैं। ऐसे ही नंदा देवी ग्रुप ऑफ पीक्स हैं, तो वो भी अलग करते हैं। और नंदा देवी ग्रुप ऑफ पीक्स का जो अंदर हमारा कोर नंदा देवी है, उस एरिया का पूरा जो वाटर बाहर सर्कुलेट करके लाती है, जो पूरा ड्रेन करके लाती है, दैट इज ऋषि गंगा, जो कि धौली गंगा वेस्ट की सहायक नदी है। तो ऋषि गंगा बड़ी महत्वपूर्ण रिवर है। ठीक है ना? तो इस पे क्लाउड क्या ग्लेशियल बस्ट भी हुआ था 2-3 साल पहले, तो वो सारा चीज हम बच्चों इसके अंदर पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, अब जैसे ही आप जियोमॉर्फोलॉजी समझ, उसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ गए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर उसका एलिवेशन समझ गए, तो एलिवेशन के आधार पर ही तो क्लाइमेट का डिवाइड होगा। भाई तराई भावर में पाई जाने वाली वनस्पति अलग प्रकार की होगी, शिवालिक रेंज पे जाओगे तो थोड़ा सा बदलेगी, मिडिल हिमालय पे जाओगे तो बदलेगी, मिडिल हिमालय के हाई एल्टीट्यूड पर अलग होगी, मिडिल हिमालय के लोअर वैलीज पर अलग होगी, ग्रेट हिमालय के अपर रीजन में बिल्कुल नहीं मिलेगी, कुछ थोड़ी बहुत मिलेगी तो मॉस और लाइकेन के फॉर्म में मिलेगी, और लोअर वैलीज में जो उसके होंगे हमारा सिल्वर फर, देवदार, स्प्रूस, भोजपत्र, ठीक है ना, ये सब बर्च जिसको हम बोलते हैं, तो ये सब के सब हमारे वहां मिलने, रोडेंड्रॉन की बुशेज मिलेंगी, बुरांस की झाड़ियां, तो ये सब हमारा वहां मिलेगा। ठीक है ना? तो मृदा, सॉइल, सॉइल में बड़ी डाइवर्सिटी है उत्तराखंड की। अब जब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं बच्चों, तो वहां पर तो ये माउंटेन सॉइल बता देता है इसको, लेकिन उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ काली मृदा भी है, कुछ क्षेत्रों में यहाँ लाल मृदा भी है। तो वो क्या, हिमालय के निर्माण के क्रम में ही वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ने ही उसको वैसा, उसी हिसाब से वो बनी हुई है। ठीक है ना? ग्लेशियर्स हैं हमारे, लेक्स हैं, और लेक्स अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ग्लेशियर लेक्स हैं, नेचुरल लेक्स हैं, टेक्टोनिक लेक्स हैं। ठीक है ना?
और ग्लेशियर लेक्स जो है ये आज की डेट में बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन इनकी उत्तराखंड, हिमालय या विभिन्न हिमालयी क्षेत्रों में है। तो लास्ट ईयर सिक्किम में भी जो है एक ग्लेशियर लेक बस्ट हुई, तो जिसकी वजह से वहाँ बड़ी बाढ़ वगैरह आ गई थी। तो ये ऋषिगंगा में उत्तराखंड में पहले हो चुका है। अब इस बार भी जो धराली वाली आपदा है, जो उसमें खीरगाड़ या खीरगंगा जिसमें वो आई, तो वहाँ भी कई लोग ग्लेशियर बस्ट को मान रहे हैं, कुछ लोग उसमें लेक बस्ट मान रहे हैं। तो अभी बहुत क्लियर एविडेंसेज हमारे पास इसके संदर्भ में है नहीं। क्लाइमेट चेंज सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये। अब क्लाइमेट चेंज क्या भाई, क्लाइमेट चेंज का हिमालय की इकोसिस्टम, हिमालय की जलवायु पर जो इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में, इस सारी चीज को हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या हो रहा है। बच्चों, उत्तराखंड में कई ग्लेशियर तो शायद ऐसे होंगे जहां मैं उनके लगभग स्नाउट तक जाकर के मैंने उन ग्लेशियर्स को देखा है और अलग अलग फेज में देखा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ ईस्टर्न धौलीगंगा का ओरिजिन जहाँ पिथौरागढ़ में होता है, तो वहाँ पर जब 2014-15 में हमने उस ग्लेशियर को पहले देखा था तो वो बहुत आगे तक था। अब जो लास्ट ईयर में जब वहाँ गया था तो मैंने देखा कि वो काफ़ी पीछे जा चुका है। तो ग्लेशियर्स हमारे बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो और दूसरा चीज, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस का पैटर्न बहुत गड़बड़ा गया है उत्तराखंड के अंदर या पूरे हिमालयी क्षेत्र में। क्यों? जहाँ ये पहले नवंबर दिसंबर से लगभग सक्रिय होने शुरू हो जाते थे और जनवरी फरवरी तक चलते थे, आज ये पूरे समर सीजन में भी चल रहे हैं। जून में भी तक सुनने में आ रहा है कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस चल, क्यों? क्योंकि और इस बार सबसे जो एक अलग फिनोमिना हमारे सुनने में आया बच्चों, वो क्या आया कि भाई मानसून हिमालय को पार करके ट्रांस हिमालयन रीजन तिब्बत तक भी पहुंच गया। तो भाई कैसे पहुंचा? तो क्या ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है? बिल्कुल ऑब्वियसली है। तो इस चीज को भी हमको देखना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ये सारी बात इसमें आती है। संसाधन, वन, जल, खनिज, भूमि, तो इसकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे खनिज संसाधन, तो उत्तराखंड के अंदर बच्चों अगर हम देखें जिसको हम एक्टिवली माइन कर रहे हैं, तो 2-3 खनिज संसाधन ही है ऐसे। जैसे तो लाइमस्टोन हम यहाँ से माइन कर लेते हैं, खड़िया हम यहाँ से माइन कर लेते हैं, ठीक है ना। मैग्नेसाइट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 3 की हम एक्टिव माइनिंग करते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिसको मिनरल्स को हम कह रहे हैं। रिवर बेड माइनिंग इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो खनिज, तो वो क्या, एक तो रिवर बेड माइनिंग से जो खनिज हम निकाल रहे हैं वो खनिज, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। और दूसरा जो यहाँ पर खनिज मिलता है वो अलग चीज है। तो जैसे तांबे की खानें धनपुर में बताई जाती हैं, पोखरी में बताई जाती हैं, तो आयरन भी निकालने का प्रयास ब्रिटिश टाइम पर हुआ। लेकिन ये इतना आज की डेट में जो भी रिजर्व यहाँ पर है बच्चों, ये इकोनॉमिकली बहुत वाइबल नहीं है। अगर हम इनको एक्सट्रैक्ट भी करना चाहें तो उस पर जो हमारा इनपुट कॉस्ट होगा और उस पर जो हमारा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वहाँ क्रिएट होगा, तो मिलने वाला और हमारे लिए इतना उतना कॉस्टली नहीं होने वाला है उसमें। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ लेंगे। इसके बाद कृषि, सिंचाई, उद्यानिकी, पशुपालन और उद्योग, ठीक है। तो हम इसको क्लियर कर दूं, तो कृषि, सिंचाई, उद्यानिकी, पशुपालन और उद्योग, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर का पैटर्न कि अगर हम 2 मिनट के लिए भी तराई और भाबर मैदानी क्षेत्र को छोड़ दें, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का कैसा सिस्टम है, बगड़ वाली टोपोग्राफी में कैसा एग्रीकल्चर होता है, सेरे की जमीन में कैसा एग्रीकल्चर होता है, तलाओं की जमीन जिसको बेसिकली हम बोलते हैं, उपराओं की जमीन में कैसा एग्रीकल्चर होता है। पहले से लोग इजर निकालते थे, इजरों में खेती करते थे, उसमें कैसा एग्रीकल्चर होता था, क्या क्या उसमें वो लोग बोते थे, ठीक है ना। और आज वो पैटर्न कितना बदल चुका है। तो जैसे पहाड़ के अंदर लगभग हमारे अब मैक्सिमम माइग्रेशन के कारण कृषि जो है वो उसका क्षेत्रफल डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, सेकेंडरी फॉरेस्ट डेवलप हुआ। जहाँ आदमी आज तक जंगल में पत्ते लेने ये सारा चीज करने जा रहा था, तो अब वो नहीं जाता है, उसकी एक्टिविटी कम हो गई, तो सेकेंडरी फॉरेस्ट डेवलप हो गया, तो जंगल गांव के नजदीक तक आ गया। इसका परिणाम हम क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार भालू का आक्रमण, गुलदार का आक्रमण। अब इसमें नए नए सजेशन लोग लेकर के आ रहे हैं। तो अगर इसको माइन्यूटली आप स्टडी करें, मैं ये कह रहा हूं भैया कि जो हमारे पूर्वज आज से 20-30 साल पहले तक, 40 साल पहले तक जिन रूट्स को वो इस्तेमाल करते थे जंगल आने जाने के लिए, उन रूट्स को आप क्लियर रखिए। आप देखेंगे गांव की तरफ जानवरों का प्रवाह खुद ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय हमसे डिस्टेंस बना के रहता था नेचुरली। जब आज हमने जंगल जाना ही छोड़ दिया, हम जंगल में जा ही नहीं रहे ज़्यादा, हमारी एक्टिविटी वहाँ बहुत लिमिटेड हो गई है, तो वो हमारे गाँव तक नज़दीक आ जा रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी फॉरेस्ट डेवलप होने से, तो ये कृषि कम होने से सेकेंडरी फॉरेस्ट डेवलप हुआ है। और क्या होता था, जब आदमी कृषि करता था तो वो जंगल की नेचुरली सफाई भी करता था, छोटे मोटे झाड़ियाँ वगैरह वगैरह सब इसको काटता रहता था, ठीक है ना। लहंटाना नहीं होने देता था, अदर चीज़ नहीं होने जाता, तो इन्वेजिव स्पीसीज होती है। लेकिन आज कौन काट रहा है उसको, कौन उसकी सफाई कर रहा है भाई? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैपेसिटी भी तो लिमिटेड है, आपने उसको इतना वेल इक्विप्ड थोड़ी बना दिया है, ठीक है ना। तो गाली दे के कुछ नहीं होगा, लेकिन समस्या पर अगर आप बारीकी से विचार करेंगे तो आपको तब समझ में आएगा। सिंचाई, एग्रीकल्चर,
तो सिंचाई से संबंधित विभिन्न योजनाएं हैं। नहरें ब्रिटिश काल से बननी शुरू हुई। यहाँ ट्रेल और रैमजे के समय तराई क्षेत्र में बड़ी नहरें बनी, तो भाबर क्षेत्र में पूरी नहरों का जाल बिछाया, जिसके माध्यम से। और लैंड रेवेन्यू, जब मैं तुम्हें ब्रिटिश पढ़ाऊंगा बच्चों, ब्रिटिश काल का, तो आप देखोगे चंदों के समय में या गोरखों के समय में वो लैंड रेवेन्यू कितना था और आगे ब्रिटिश टाइम पे कितना हो गया। उन्होंने सारी प्लानिंग भी करी, उससे इंक्रीज भी हुआ वो, ठीक है ना। पशुपालन और उद्योग, तो पशुपालन पर तो बहुत चर्चा होनी, कल्चर में भी, यहाँ पर भी। पर्यटन, टूरिज्म, अब टूरिज्म की पॉलिसी क्या है सरकार की? एडवेंचर टूरिज्म है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, ठीक है ना, रिलीजियस या स्पिरिचुअल टूरिज्म है, नेचुरल टूरिज्म है। तो देयर आर मेनी सेक्टर्स इन टूरिज्म। उनकी सारी की क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या समस्याएं, और समस्या और संभावना उनमें क्या क्या हो सकती हैं, इन सब पर विचार करना है। जैसे इसका मैं एक बड़ा बेसिक एग्जांपल आपको दूं बच्चों, पहले भी मैं कई बार इस बात की चर्चा कर चुका हूं। रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वो ये चीज़ बता रहा था कि जैसे आदि कैलाश यात्रा हमारी जो पिथौरागढ़ जनपद में होती है, 2014-15 में एक साल में लगभग 130-40 लोग उसको विजिट करते थे, और इस साल वो फुटफॉल 30,000 है, ठीक है ना। अब इतने लोगों को, इतनी मोब को हम कैसे मैनेज करेंगे? क्या हमारे पास उसके लिए क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं? क्या हम वहाँ उतना बड़ा कंस्ट्रक्शन सब अलाउड करते जाएँ, गेस्ट हाउस या जो हमारे क्या बोलते हैं होम स्टेज, ये कि वो अगर वो इतना फ्रेजाइल इकोलॉजी वाला रीजन, जियोलॉजिकली भी बड़ा फ्रेजाइल रीजन है, तो क्या उसकी धारणी क्षमता इतनी है? तो ये बात केवल उसके संदर्भ में लागू नहीं होती, जितना भी इस हिमालयी क्षेत्र में है सबके संदर्भ में लागू होती है। तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। परिवहन है, सड़क है, रेल नेटवर्क है, तो ये सारा चीज, ये तो नॉर्मल से टॉपिक है, इनको हम करेंगे। इसके बाद जलीय संकट और समाधान, ये देखिए, अब उत्तराखंड के अंदर पैदा होने वाला जलीय संकट केवल उत्तराखंड का नहीं होगा, ये आधे उत्तर भारत का भी होगा। क्यों? क्योंकि गंगा जिन जिन क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, उसके गंगा में बहुत इंपॉर्टेंट वाटर कंट्रीब्यूटर है उत्तराखंड। तो यहाँ के अगर आप फॉरेस्ट को नहीं बचा पाए, तो उत्तराखंड वाले के लिए ही उत्तराखंड का फॉरेस्ट बचाना जरूरी नहीं है, यूपी वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है, बिहार वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वहाँ क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से ये संकट पैदा हो गया, तो नीचे अपने आप ही होना है, ठीक है ना। आज की डेट में हम देख रहे हैं मिडिल हिमालयन रिवर्स में हमारा जल का स्तर डे बाय डे कम होता जा रहा है। कोसी है, रामगंगा है, इनमें क्यों? माइनिंग बड़े पैमाने पर हो रही है, रिवर बेड्स को डिस्टर्ब कर दिया गया है बड़े पैमाने पर। तो ये क्या, इस क्या समस्याएं आने वाले समय पे इससे पैदा होंगी, और क्या इसके लिए सॉल्यूशंस होंगे, उस सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, तो ये तो कॉमन सा टॉपिक है, इसको हम चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर, घनत्व, वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, दो इसमें महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक हैं। एक वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, कि उत्तराखंड में पॉपुलेशन कैसे कैसे बसी। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे, तो उत्तराखंड की अधिकांश पॉपुलेशन निवास करती थी बच्चों, कहाँ आज भी करती है, वो है मध्य हिमालयी क्षेत्र, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारे चाहे पवारों के समय में हो, चाहे चंदों के समय में हो, उससे पहले जो कत्यूरीज के समय में हो, तो इंपॉर्टेंट बस्तियां जो सब बसी थी, वो कहाँ थी? वो मध्य हिमालयी क्षेत्र में थी। और मध्य हिमालयी क्षेत्र में भी दो प्रकार के स्थानों का प्रयोग किया जाता था। जहां पर सेरे वाली लैंड होती थी, तो उसको कृषि के लिए छोड़ते थे, और घर थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई में बनाते थे। तो पहाड़ में जो ट्रेडिशनल घर हमारे बने हुए हैं, वो ऊंचाई पे बने हुए हैं, रिवर बेड पे कोई नहीं रहता था। आज क्या हो रहा है? रोड सब रिवर बेड के किनारे किनारे हैं, तो सारे सेटलमेंट्स उस रोड के आसपास होने के कारण रिवर बेड पे या उस बेसिन में कई बड़े पैमाने पर नगरीकरण हो चुका है। तो आने वाले समय पर वो खतरा भी है आपदा की दृष्टि से। अगर रिवर का वाटर लेवल बढ़े, बादल फटे, तो उस समय में वो बड़ा हमको डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। और प्रवसन प्रतिरूप, इससे उत्पन्न समस्याएं, माइग्रेशन का पैटर्न क्या है और इससे चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, एक चैलेंज मैं आपको बताऊं। तराई क्षेत्र के बारे में जब हम जिम कॉर्बेट के अकाउंट पढ़ते हैं, जब हम ट्रेल के अकाउंट पढ़ते हैं, तो वो कहता है भाई इसमें पानी भरा रहता है लगभग 12 महीने, और कुछ कुछ समय के लिए, एक आध महीने के लिए साल में वो पानी नीचे उतरता है। आज सरकार को ये स्थिति आ गई है कि तराई के अंदर और भाबर के अंदर पॉपुलेशन बढ़ ज़्यादा होने की वजह से जितना आप अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, हर साल आपके जितने नलकूप, जो भी ट्यूबवेल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, उनमें वाटर लेवल लगातार नीचे हो रहा है। तो कैसे बचेगा अंडरग्राउंड वाटर? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो यानी कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो तरी के कारण, यानी कि मॉइस्ट और ह्यूमिड रीजन, जो मार्सी लैंड के कारण तराई जिसका नाम पड़ा है, वो आने वाले समय में उसकी हालत भी आप भाबर जैसी बना दो। वाटर रिसोर्स ही ना बचे वहां पर, खेती लायक पानी बचे ही ना। क्यों? क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर बढ़ रहा है। तो अगर इन चीजों पर काउंटर नहीं किया गया, तो आने वाले समय में क्या, अंडरग्राउंड वाटर लगातार वो नीचे होता जाएगा, और इससे यहाँ पर समस्या पैदा होने वाली है। अब अगला है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि गांव में सेटलमेंट्स लोग कैसे बनाते थे। तो गांव में जो भी सेटलमेंट्स बनते थे बच्चों,
इसमें मैं एक चीज आपको हिंट दे देता हूं, तो चलते चलते बात कर रहे हैं तो बहुत फॉर्मल भी ना हो। गांव में जो भी सेटलमेंट्स बनते थे, वो सेटलमेंट्स ऐसे बनते थे कि भाई एग्रीकल्चर और पशुपालन को ध्यान में रखा जाता। तो कोई व्यक्ति जब जाता था वो क्या देखता था कि भौगोलिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र है, ये स्लाइड होने वाला रीजन तो नहीं है गांव जहां पर बसने की शुरुआत होगी। दूसरा, क्या यहाँ पर पानी की उपलब्धता है? तो क्या देखेगा पहले? पहले देखेगा भूगोल, ज्योग्राफी की ज्योग्राफिकली सेफ रीजन है। दूसरा चीज क्या देखेगा? पानी की उपलब्धता है कि नहीं है। और तीसरा चीज क्या देखेगा? भाई जंगल है कि नहीं है इसके आसपास। तो पशुपालन करता है तो भाई जानवर के लिए चारा लाना है, कृषि के लिए उपकरण चाहिए बनाने हैं, तो जंगल है कि नहीं है इसके पास। और चौथा, फिर वो देखता है कि क्या यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि है, कृषि की जा सकती है। ये बात है, ठीक है ना। तो ये चार चीजों को मानव, इसीलिए ये जो प्रतिरूप बनते हैं ग्रामीण बस्तियों के, ये इन चार आधारों पर बनते हैं। तो इनके अलग अलग प्रकार भी हैं प्रतिरूप। अब वहां पर जब ग्रामीण व्यवस्था बसाई जाती थी, उसमें भी कुछ उसके सामाजिक पहलू, जो जातिगत पहलू होते थे वो भी होते थे। जैसे गांव बसाया तो जनरली, अब चंदों और पवारों के समय में एक टर्म आता है खायकर और सिरतान। तो परमानेंट जो लैंड होल्डिंग होती थी, जो परमानेंट भूमिधर होते थे, यानी कि जिनके पास भूमि के स्थायी अधिकार होते थे, वो सामान्यतः ब्राह्मण या क्षत्रिय ही होते थे। अब उसके पास इतनी जमीन होती थी कई बार कि भाई वो उसको जोत ही नहीं सकता था, उस पर पूरा एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकता। तो इसलिए वो क्या करता था, खस लोग जो होता था वो खाईकर होते थे। तो खस लोग आते थे गांव गांव में, वो कहते थे भाई अगर तुम्हारे पास सरप्लस जमीन है मुझे दे दो। तो क्या करेगा वो, उसमें खाईकर उसमें कृषि करेगा उसकी जमीन में, और उसके बदले में क्या, जो उसकी उपज होगी उसका 1/5 भाग वो भूमि स्वामी को देगा। उपज का 1/5 भाग किसको देगा? भूमि स्वामी को देगा। तो वो क्या हो गया, वो एक प्रकार का उनका सेटलमेंट हो गया कि भाई कैसे वो एग्रीकल्चर के लिए उस गांव बसाने के लिए कैसे क्या। और वहां पर वो विभिन्न जाति के लोगों को लाते थे। भाई जब गांव सेटलमेंट होगा तो उनको कुम्हार भी चाहिए, सॉरी लोहार भी चाहिए, उनको कुम्हार भी चाहिए, उनको बर्तन बनाने वाले चाहिए, तांबे वगैरह इसके जो काम करते हैं, उनको कृषि के उपकरण बनाने वाले कारीगर चाहिए, उनको रिंगाल के उपकरण बनाने वाले कारीगर चाहिए। तो गांव के आसपास सब उस हिसाब से वो गांव प्लान किए जाते थे कि हर वर्ग के, अब मंदिर में पूजा करेगा ढोली भी चाहिए, ढोल वादन करने वाला चाहिए, औजी जिसको उत्तराखंड में कहा जाता है, ठीक है ना, तो वो भी चाहिए। तो कहाँ वो सब लोग उन्होंने गांव इस हिसाब से बसाए हैं। आप देखेंगे अगर पहाड़ में गांव का स्टडी करेंगे तो बच्चों बड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बसाए हुए गांव हैं। लेकिन ये मेघालय की शिक्षा पद्धति है, इसमें क्या, इसमें हमारे मन में ये भाव भरा गया है कि जो भी चीज़ यहाँ है वो बड़ी हीन है, वो लोग तो बड़े असभ्य थे, उनको कुछ नहीं पता था। तो भाई आज, उस समय क्या ऐसे कुकृत्य थे जो आज की सिविलाइज सोसाइटी में नहीं हो रहे हैं, ये भी तो आपको विचार करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट, क्योंकि बुराई और अच्छाइयाँ साथ चलती हैं, वो तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो लेकिन पॉजिटिव को हम देखें तो वो हमको ज़्यादा प्रतीत होता है। नगरीकरण एवं नगर, अब उत्तराखंड में अर्बनाइजेशन जैसे तेजी से बढ़ रहा है, तो अर्बनाइजेशन का परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, कई कई पहाड़ी छोटे छोटे टाउनों में भी बड़े लार्ज स्केल पर अर्बनाइजेशन हो चुका है, और जो कि एक थ्रेट है आने वाले समय के। तो क्या इसके प्रतिरूप है? स्मार्ट सिटीज, अब ये तो बड़ा चर्चित विषय है, इस पर चर्चा करेंगे ही। जनजातीय निवास बहुत महत्वपूर्ण। जनजाति निवास मतलब जो ट्राइबल सेटलमेंट है, जैसे मैत, गुनसा, जो भूटांतिक में माइग्रेशन होता था, ठीक है ना, पहाड़ के लोग भी माइग्रेशन करते थे, भाबर आते थे घाम तापने जाड़ों में, ठीक है ना। तो वो सारा का सारा चीज बच्चों इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो बेसिकली दो चीजें इसके अंदर हमको देख लेनी होती हैं। अगर हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे का एक मोटा मोटा एनालिसिस देख लें तो इसमें से काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि क्या जीडीपी क्या है, इसके अवयव क्या हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है, राज्य के इनकम के मुख्य स्रोत क्या हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या इसके वन उत्पाद और जो है पर्यटन आदि, इसमें क्या संभावनाएं हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सरकार एमएसएमई वगैरह वगैरह क्या क्या इसके लिए पॉलिसी बना रही है। तो ये सब लगभग हमको एक बजट के ओवरव्यू से पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें भी हम उसके अंदर देखेंगे बच्चों। तो ये तो ऐसे टॉपिक हैं कि जो आप जनरली मेन इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आधारभूत संरचनाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दे आर मेनी प्रोजेक्ट्स जो उत्तराखंड में आज की डेट में चल रहे हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सड़कों का निर्माण है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा गांवों को जोड़ना है, ठीक है ना। आज के रज्जू मार्गों का जो विकास है केदारनाथ के लिए, जैसे हेमकुंड के लिए, ठीक है ना। और जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी हम स्टडी करेंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संचार और स्वयं सहायता समूह। तो अब शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये होलिस्टिक टॉपिक है, इसके अंदर कई चीजें और भी सेगमेंट होते हैं। तो ये सारे कॉमन इकोनॉमी के टॉपिक हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात ये कह रहा है, राज्य की वार्षिक योजना, विकास कार्यक्रम, नीतियां, विकेंद्रीकृत नियोजन, पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय स्थानीय निकाय। तो ये सब आप, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे आप फैमिलियर हैं, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर
अगला जो जहाँ से ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, जैसे राज्य की प्रमुख आर्थिक समस्याएं, ये वाला सेगमेंट, बेरोजगारी, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, नेचुरल डिजास्टर, पर्यावरणीय ह्रास यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये बच्चों बड़ा होलिस्टिक टॉपिक है, इसको भी हमको ठीक ठाक तरीके से कवर करना पड़ेगा। अब कहने को तो मैं इसमें भी बहुत कुछ आपको बताऊं, लेकिन फिर बहुत लंबा वीडियो ये हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस आपसे नहीं कर रहा हूँ। तो क्या देखो, माइग्रेशन से क्या समस्या पैदा हुई है, पहाड़ के अंदर डेमोग्राफी भी डिस्टर्ब हो गई है, तो प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। और माइग्रेशन हो क्यों रहा है, बेरोजगारी के कारण भी हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर के कारण भी हो रहा है। भाई गांव में आकर के भालू मार देगा, गुलदार मार देगा, महिलाओं पर आक्रमण कर देगा कहीं भी, अब वो हमको बचा नहीं पा रहे, क्या करेंगे बेचारे, क्यों रहेंगे वहां वो। भाई जान बचे तो सबसे बड़ी चीज तो जान है, पहले तो आदमी जान बचाएगा, जमीन अमीन तो बात की बात, ठीक है ना। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये फिर अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपदा की प्रकृति, आपदा के प्रकार एवं प्रभाव, आपदा के प्रमुख कारक, तो इसमें तो ज्योग्राफी में जहां पढ़ाऊंगा उसी में मैक्सिमम चीज मैं आपकी इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है ना। जहां पर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसी के अंदर हम इसको कवर कर देंगे कि भाई आपदा का ज्योग्राफी से बड़ा लेना देना है, ठीक है ना। क्यों, भूकंप, बादल फटना, वनाग्नि, सूखा, हिमस्खलन, आपदा प्रबंधन में बाधाएं, तो दो चीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा और कैसे उसके प्रभाव को कम किया जाएगा, दो पहलुओं पर काम होता है। तो ज्योग्राफी के अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट होगा आपका, तो वहां भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा स्टेट के कॉन्सेप्ट पे इसको मैं, जैसे क्लाउड बस्ट है, ये है, इनको समझाने का प्रयास करूंगा। वी आकार की घाटी में फंसता है बादल, यू आकार की घाटी में फंसता है, कहाँ कहाँ इसके चांसेस ज्यादा है, क्या ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि जहाँ इनके फटने की संभावना ज्यादा है, ताकि उस पर क्या किया जा सके, उसको रोका जा सके, ठीक है ना बच्चों। अब आगे की बात करें, फिर अगला टॉपिक जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है अ, उत्तराखंड में मानव संसाधन एवं सामुदायिक विकास। तो मानव संसाधन और सामुदायिक विकास का मतलब क्या है कि भाई रोजगार एवं विकास, मानव संसाधन का प्रबंधन, मानव संसाधन विकास तथा उत्तराखंड में इसके संकेतक, ठीक है ना। उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या, प्रकृति एवं प्रकार, तो ऊपर भी आ चुका है ये वैसे। उत्तराखंड में सरकार की योजना की जो रोजगार संबंधी योजनाएं, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास योजनाएं, तो इसमें बेसिकली ये प्लानिंग वाला ज्यादा है। तो विभिन्न योजनाएं सरकार बना रही है, उसके बारे में इसमें वो ज्यादा पूछने वाला है, ठीक है ना सर। अगला शिक्षा। अब शिक्षा तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो शिक्षा में क्या, शिक्षा की भूमिका क्या है, शिक्षा पद्धति और समस्याएं क्या क्या हैं, सार्वभौमिकरण और व्यवसायीकरण सहित महिलाओं तथा अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। अब जैसे अल्पसंख्यक वाला, तो रिसेंटली आप देख रहे हो कि भाई बड़ी पॉलिटिकल न्यूज चल रही है, मदरसा बोर्ड भंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, आपको आपका पढ़ने का एंगल केवल एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, आपको पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना, ना आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, ना आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, ना आप यूकेडी के प्रवक्ता हो, आपका एनालिसिस तटस्थ होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी से ये एक्सपेक्टेड है कि भैया वो पॉलिटी को जेन्यून एडवाइस दे, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, उसी आधार पर उसका लेखन भी होना चाहिए। तो हमारा तो मानना यही है, और ऐसे ही नंबर भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था उत्तराखंड सरकार कर रही है, शिक्षा का अधिकार, उत्तराखंड में सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब इसमें से बच्चों बहुत ज्यादा कुछ इसमें बनता नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ कुछ चीजें हम कर सकते हैं कि भाई ये चीज सरकार ने इसमें ये इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि इसके बारे में मतलब पढ़ेंगे कहाँ से हम इसको, सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो यहाँ पर आती है। तो इसके बारे में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको हम देख सकते हैं। उत्तराखंड में उच्च प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति, शिक्षा के उन्नयन में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, केंद्र, राज्य और अन्य संगठनों सहित, तो होलिस्टिक टॉपिक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, क्या क्या चीजें, उसके क्या एलिमेंट हैं, किसको हम कैसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो सारी बातें इसके अंदर है। उत्तराखंड में मानव संसाधन के विकास के संगठक के रूप में स्वास्थ्य, अब ये हेल्थ पर है, स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है ना, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित योजनाएं, देखो ये तो बहुत सारा, नंदा गौरा योजना, ये वो बहुत सारी चीजें, पोषण मिशन, कई चीजें चल रही हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, स्वास्थ्य एवं पोषण, खाद्य सुरक्षा अधिनियम इत्यादि। और भी कुछ है, हाँ ये इतना ही है, ठीक है ना बच्चों। तो अब आज तो मैंने केवल आपसे इसमें सिलेबस डिस्कस किया है, तो सिलेबस के माध्यम से भी मैंने ये कोशिश करी है कि खासकर जो ऐसे कोर टॉपिक है जिनको आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करूं बच्चों, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है, ये आप चाहते हैं कि सर आप इसको पढ़ा दीजिए,
तो आप उसको मुझे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? तो मैं उसके साथ आपके साथ आऊँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है बच्चों, इसमें सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगभग आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदान कर दूँगा। बस केवल एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, आप इसको लाइक कर दीजिएगा, आप इसको शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन हमको मिलता है। बाकी हम आपसे प्रत्यक्ष रूप से कोई धन की मदद नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना? केवल आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना ही हमारे लिए बहुत होगा। तो बच्चों, फिर जल्दी ही मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, पैलाग और समन्या।